हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ वाइटल नर्सिंग एकेडमी जैसे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि वाइटल नर्सिंग एकेडमी के चैनल के द्वारा टॉप 25 जो एमसीक्यू सीरीज अब जो रन की गई है उसका आज ये सेकंड पार्ट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रीवियस आपको वीडियो डाली गई थी टॉप 25 की वो आपको अच्छी लगी है। और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज भी हम 25 एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे। ये 25 एमसीक्यूज देखिए आपके लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि एक क्वेश्चंस के साथ साथ आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेटेड टू ऑप्शनल क्लियर हो रहे हैं। और सेकंड चीज़ मैं आप सभी को हमेशा से यही कहता रहा हूँ कि क्वेश्चंस देखिए आप जैसे भी पढ़िए बट उसका रेशनल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो क्वेश्चंस का आंसर वो ऑप्शंस में जो छुपा हुआ है वो ही उसका क्यों आंसर है। ये क्यों का आंसर आपके पास जरूर होना चाहिए। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो मतलब क्वेश्चंस को सिर्फ आंसर्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो देखिए वो कैंडिडेट्स सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। और अगर मान के चलिए कि बाई लक वो ले भी लेते हैं तो नॉलेज की एंगल से देखा जाए तो बहुत ऐसा रहेगा, ठीक है। तो मैं उन भी स्टूडेंट्स को भी यही कहना चाहता हूँ कि देखिए आप पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। लेकिन एग्जाम्स क्रैक करने के लिए आपका सबसे बेस्ट जो एक स्ट्रेटेजी होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो रेशनल के साथ पढ़ने हैं। और वो क्वेश्चंस जो है वो क्यों आ रहा है, इस क्वेश्चंस को मैं अगर इस तरह से घुमाऊं तो फिर इसका क्या आंसर रहेगा। तो देखिए क्वेश्चंस सीमित ही हैं, ठीक है। नर्सिंग जो फील्ड है उसमें ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चंस वो ही हैं जो बने हुए हैं पहले से ही, ठीक है। क्योंकि एनाटोमिकली और फिजियोलॉजिकली चेंजेस तो होंगे नहीं, जो नॉर्मली बॉडी में होते हैं वही सब चीज़ें होने वाली हैं। सवाल कहाँ चेंज होता है, सिर्फ सिचुएशंस को बदल के चेंज होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हमें पूरा पता होगा तो हम आसानी से वो चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़ मैं ये बता रहा था, जो एम्स नोट सेट्स के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो इमेज बेस्ड एमसीक्यूज की जो सीरीज है वो एक सीरीज मैंने डाल भी दी है ओबीजे की, वो आप जरूर देखिए और उसको शेयर कीजिए। और सेकंड चीज़ ये है कि जैसे ही नियरेस्ट आपका एग्जाम होगा उससे पहले ही मैं एमसीक्यूज की जितनी भी सीरीज हैं वो आपकी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप वॉच कर लीजिएगा। तब तक आप ये जो टॉप 25 एमसीक्यू सीरीज है इस पर अपडेट रहिए। किसी को अगर कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करें। एंड क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो देखिए सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पता है कि जिन्होंने सब्सक्राइब, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो वाइटल नर्सिंग एकेडमी की वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मुझे कोई इशू नहीं है अगर आप सब्सक्राइब ना भी करें, लेकिन मैं सब्सक्राइब करने के लिए आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मेंबर बनेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, बाकी और कोई बात है नहीं, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने ग्रुप्स और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलिए, ये रहा आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। टॉप 25 जो एमसीक्यू सीरीज है उसका आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से रिलीवेंट टू ए सुसाइडल क्लाइंट इज करेक्ट। आपको ये पूछा गया है कि नीचे जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो सुसाइडल करेक्ट क्लाइंट जो होता है या सुसाइडल जो पेशेंट होता है उससे करेक्टली मैच कर रहा है। साइकेट्रिक का क्वेश्चन है, डिप्रेशन का क्वेश्चन है। देखिए क्या ऑप्शन है। द मोर स्पेसिफिक ए क्लाइंट प्लान, यानी किसी क्लाइंट्स का ऐसा प्लान है जो मोर स्पेसिफिक है। और मोर लाइकली ही या सी इज टू अटेम्प्ट सुसाइड, यानी कोई भी व्यक्ति चाहे मेल हो या फीमेल हो उसके पास सुसाइड करने का स्पेसिफिक प्लान है। क्या ये कैंडिडेट सुसाइडल क्लाइंट कहलाएगा, उसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। चलो आगे देखते हैं। ए क्लाइंट हु इज अनसक्सेसफुल एट ए फर्स्ट सुसाइड अटेम्प्ट, यानी एक व्यक्ति जो पहली बार सुसाइड अटेम्प्ट करता है वो अनसक्सेसफुल रहता है, इज नॉट लाइकली टू मेक फ्यूचर अटेम्प्ट्स, लेकिन ये फ्यूचर में कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा ऐसा लग रहा है। और देखिए, ए क्लाइंट हु थ्रेट्स सुसाइड, ए क्लाइंट जो है वो थ्रेटन्स करता है सुसाइड के लिए, इज जस्ट सीकिंग अटेंशन, सिर्फ लोगों की अटेंशन पाने के लिए। एंड इज नॉट लाइकली टू अटेम्प्ट सुसाइड, और ये आगे कोई भी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करने वाला है, सिर्फ ओनली जस्ट अटेंशन के लिए ऐसा कर रहा है। या फिर
नर्स हु केयर फॉर ए क्लाइंट हु हैज अटेम्प्ट सुसाइड, नर्स जो एक क्लाइंट है जिसने सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, उसकी केयर कर रही है, शुड नॉट मेक एनी रेफरेंसेस टू द वर्ड, और शुड नॉट मेक एनी रेफरेंसेस टू द वर्ड सुसाइड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट ईगो। ठीक है, तो इसमें से क्या आंसर रहेगा? तो आपको देखिए दिमाग में ये होना चाहिए कि सुसाइडल क्लाइंट है, उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट देना है। इसका मतलब है इनमें से देखिए सबसे पहले अपन नीचे से सोल्व करते हुए चले हैं, तो मैं इसको थोड़ा इस तरह से कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले ऑप्शन देखें अपन, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या है, नर्स हु केयर फॉर द क्लाइंट हु हैज अटेम्प्ट सुसाइड शुड नॉट मेक एनी रेफरेंस टू द वर्ड सुसाइड। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट ईगो। कहने का मतलब ये हो गया है ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया है कि नर्स जो केयर कर रही है किसी ऐसे सुसाइडल क्लाइंट का जिसने पहले अटेम्प्ट कर चुका है, और शुड नॉट मेक एनी रेफरेंस टू द वर्ड सुसाइड, और वो कभी भी कोई वर्ड जो है वो सुसाइड का यूज नहीं करेगा, रेफरेंस यूज नहीं करेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट को। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको याद रखना है इस ऑप्शन, ये ऑप्शन यहाँ पे सेट होगा कि नहीं होगा उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको याद रखना है क्लाइंट जो है, ठीक है, क्लाइंट जो है उससे डायरेक्टली आपको आस्क कर लेना है, क्लाइंट डायरेक्टली आस्क। ठीक है, क्लाइंट डायरेक्टली आस्क अबाउट अबाउट हिज और हर इंटेंट टू डू बॉडीली हार्म। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया है कि नर्स जो है वो क्लाइंट से डायरेक्टली आस्क कर सकती है अबाउट हिज और हर इंटेंट, यानी उसका इंटेंस ऐसा है कि वो अपनी बॉडी को हार्म करना चाहता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि क्लाइंट के साथ कभी भी डायरेक्ट, ठीक है, इस ये क्वेश्चंस, ये जो ऑप्शंस है ना वो इससे रिलेटेड आ रहा है कि क्लाइंट से आप डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि भैया आप अपनी बॉडी को हार्म करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है हमेशा नर्स को क्या याद रखना है, नेवर हर्ट डायरेक्ट, ये आपको याद रखना है। यानी क्लाइंट से आपको कभी भी डायरेक्टली क्लाइंट को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन पूछ के, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है कि नर्स हु केयर फॉर ए क्लाइंट हु हैज अटेम्प्ट सुसाइड शुड नॉट मेक एनी रेफरेंसेस टू द वर्ड सुसाइड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट ईगो। तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर नर्स किसी पेशेंट से डायरेक्टली अगर ये पूछ रही है कि भैया आप अपनी बॉडी को हार्म करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ऐसा आपका इंटेंशन है, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको नहीं करने चाहिए जो क्लाइंट को हर्ट करे। इसलिए ये क्वेश्चंस यहाँ पे ऑप्शन सेट नहीं हो, क्योंकि इससे आइडिया लग नहीं रहा है ये सुसाइडल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन देखिए, क्लाइंट हु थ्रीट्स सुसाइड इज जस्ट सीकिंग अटेंशन इज नॉट अटेम्प्ट लाइकली टू अटेम्प्ट। तो आपको हमेशा याद रखना है सुसाइडल जो कैंडिडेट है वो कभी भी अटेंशन पाने के लिए सुसाइडल के थ्रेट नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, रिस्क यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और ये री अकर कर सकता है, री अकर अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड, अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड, यानी आपको हमेशा याद रखना है सुसाइडल कैंडिडेट जो है वो अटेंशन पाने के लिए कभी भी थ्रेट नहीं देने वाला है। ठीक है, अगर उनके दिमाग में है तो वो सुसाइड जरूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कभी भी आपको कोई भी क्लाइंट से अगर आपको लगे कि सुसाइडल थ्रेट मिल रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे आपको मेक अटेंशन, सॉरी पे अटेंशन, याद रखना है यहाँ पे हमेशा आपको अटेंशन जो है वो रखनी ही है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपको नहीं बैठेगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट ऐसा लिखा गया कि जस्ट सीकिंग अटेंशन, लोगों के अटेंशन पाने के लिए ये व्यक्ति थ्रेट कर रहा है, जबकि आपको हमेशा याद रखना है कि सुसाइडल जो क्लाइंट होता है वो अटेंशन पाने के लिए थ्रेट नहीं देता है, उसके हर थ्रेट में आपको अटेंशन रखना ही रखना है। क्यों? क्योंकि वो दोबारा भी सुसाइड कर सकता है। क्लियर? सेकंड ऑप्शन देखिए, अगर उसने देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट उसका अनसक्सेसफुल रहा है तो जाहिर सी बात है नॉट लाइकली नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ याद रखना है आपको ये फिर से क्या कर सकता है, सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। तो आपको याद रखना है
ये क्या है, ये रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर टू सबसीक्वेंट अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड, सबसीक्वेंट अटेम्प्ट अटेम्प्ट्स ऑफ सुसाइड। याद रखना है आपको कि अगर किसी व्यक्ति जो सुसाइडल क्लाइंट है, डिप्रेसिव क्लाइंट है, अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट किया उसने और वो सुसाइड करने में अनसक्सेसफुल रहा, तो जाहिर सी बात है वो दोबारा भी अटेम्प्ट जरूर करेगा। तो यहाँ पे भी आपको अटेंशन देना है, ये भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपका बचा, इसका मतलब राइट आंसर आपका क्या रहेगा, फर्स्ट ही रहेगा। वो क्यों रहेगा मैं बताऊं, तो द मोर स्पेसिफिक ए क्लाइंट प्लान द मोर लाइकली टू ही और सी इज टू अटेम्प्ट सुसाइड। यानी ये व्यक्ति जो है इसके पास पहले से ही ऑलरेडी क्या है, स्पेसिफिक क्लाइंट प्लान है, स्पेसिफिक इसके पास प्लान है, और उसी प्लान के जरिए ये सुसाइड को क्या करने वाला है, अटेम्प्ट करने वाला है। तो यहाँ क्वेश्चन भी आपसे यही पूछ रहा है कि सुसाइडल क्लाइंट से रिलेवेंट होता हुआ स्टेटमेंट आपको बताना है जो करेक्ट है। तो इसका मतलब ऐसे क्लाइंट्स जिनके पास पहले से ही प्लान है सुसाइड करने का, तो जाहिर सी बात है ये व्यक्ति क्या कर सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं। इसलिए मतलब यहाँ पे आपको हाई रिस्क देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी आपको, हाई रिस्क देखने को मिलेगी। यानी जो कैंडिडेट जो डिप्रेसिव है और उसके पास ऑलरेडी सुसाइड करने का प्लान है, तो वो व्यक्ति ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करने के चांसेस में रहेगा कंपेयर टू बाकी ऑप्शनों के। क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ आपको ये सेकंड ऑप्शन में तो ये कह रहा है कि भाई ये दोबारा अटेम्प्ट नहीं करेगा, तो बिल्कुल करेगा भैया। क्यों, क्योंकि इसके पास इसका फर्स्ट सुसाइड अटेम्प्ट जो है वो अनसक्सेसफुल रहा है, तो दोबारा भी ये कर सकता है। तो यहाँ पे भी आपको अटेंशन रखने की जरूरत है, रिस्क फैक्टर है। थर्ड में बोल रहा है कि सीकिंग अटेंशन पाने के लिए करता है, तो ये भी आपको याद रखना है, अटेंशन पाने के लिए बिल्कुल नहीं रखता है ये सुसाइड अटेम्प्ट, ये जरूर कर सकता है। इसको कोई लेना देना नहीं है कि कोई अटेंशन के लिए थ्रेट दे या नहीं दे। सुसाइड ग्राइंड जो है वो जब भी थ्रेट दे रहे हैं, इसका मतलब है वहां पे आपको अटेंशन रखना ही रखना है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे रिस्क फैक्टर में काउंट होगा। लेकिन कंपेरेटिवली तो आपको याद रखना है कि जो बी सी और डी ऑप्शन आपके दिए गए हैं उससे सबसे ज्यादा परफेक्ट जो इस स्टेटमेंट से करेक्ट होता है वो होता है ए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पेशेंट के पास क्या है, सुसाइड करने का प्लान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, ए रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चंस एम्स जैसे एग्जाम्स में पूछे जाता है जहाँ पे लॉजिक आपको बहुत ज्यादा याद करना। ठीक है, और आजकल कंपेरेटिवली टू जितने भी जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है, ठीक है, ईएसआईसी है, रेलवे है, और जैसे अब आजकल तो स्टेट्स वाइज पीएससी एग्जाम्स में भी इस तरह के लॉजिक क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, आपको इलिमिनेट करने होते हैं ऑप्शंस को, किस तरह से आप इलिमिनेट कर सकते हो इस हिसाब से। इसलिए आपको रेशनलाइज क्वेश्चंस पढ़ने के लिए मैं बोलता हूँ हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, फिजिशियन ने ऑर्डर किया है फ्लोक्सटिन, यानी जिसको प्रोजेक्ट बोलते हैं अपन, फॉर ए डिप्रेस क्लाइंट, क्लाइंट फिर से डिप्रेस का है, फ्लोक्सटिन इसको ऑर्डर किया गया है। विच ऑफ फॉलोइंग शुड द नर्स रिमेंबर अबाउट फ्लोक्सटिन, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइकोफार्मा ड्रग का। ठीक है, और यहाँ पे क्लाइंट को क्या दी जा रही है, फ्लोक्सटिन दी जा रही है। फ्लोक्सटिन में आपको बताना है कि फ्लोक्सटिन से रिलेटेड कौन सा जो स्टेटमेंट है वो नर्स को हमेशा रिमेंबर रखना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए, फ्लोक्सटिन जो है वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, इसलिए इट में प्रेसिपिटेट हाइपरटेंसिव क्राइसिस। चलिए मान लेते हैं। थेराप्यूटिक इफेक्ट इस ड्रग का जो अकर होता है वो 24 वीक आफ्टर ट्रीटमेंट इज बिगेन, जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उसके 24 वीक के बाद में ये थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है वो आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए, फूड सच एज चीज, योगर्ट, सोया सॉस और बेलानाज एंड शुड नॉट बी ईट विद दिस ड्रग्स। फ्लूक्सटिन के साथ आपको ये जो फूड्स हैं ये नहीं खाने हैं। फ्लॉक्सटिन जो है वो भी एडमिनिस्टर होनी चाहिए सेफली इन कॉम्बिनेशन विथ MAOIS, MAOIS, ये इसके आगे का ऑप्शन है। मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, जो कि एक प्रकार की एंटी डिप्रेशन ड्रग होती है। तो फ्लोक्सटिन को सेफली देना चाहिए MOIS के साथ, ये ऑप्शन में आपके है। तो आप बताइए मुझे कि इस क्वेश्चन में फ्लोक्सटिन से रिलेटेड क्या आंसर यहाँ पे नर्स के लिए रिमेंबर रखना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, फ्लोक्सटिन इज ए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो आपको याद रखना है फ्लोक्सटिन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट नहीं होती है, TCA ये नहीं है। फ्लोक्सटिन कौन सी है, एटिपिकल एंटी साइकोटिक होती है, याद रखना है आपको। सॉरी, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट होती है, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट होती है, याद रखना है आपको। ठीक है,
एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट होती है, ठीक है, फ्लॉक्सटिन। तो पहला ऑप्शन तो आपका हो गया गलत, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। सेकंड ऑप्शन क्या है, थेराप्यूटिक जो इफेक्ट है इस ड्रग का वो आता है, ये 24 नहीं है, आप इसको लिखिए 2 to 4 वीक्स, ठीक है, आफ्टर ट्रीटमेंट इज बिगेन। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट है। एवरेज देखें तो 4 to 8 वीक्स, तो ऑलमोस्ट जो इसका जैसे थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो आ ही जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी देखें तो 2 to 4 वीक्स जब भी जैसे ही आप फ्लूक्सटिन देना स्टार्ट करेंगे पेशेंट को, तो उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाता है। तो फ्लॉक्सटिन जब हम स्टार्ट करते हैं उसके 2 to 4 वीक में, जो जैसे ही आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है तो आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे फिर भी ठीक बैठता है। फिर बात करें फूड सच एज चीज योगर्ट एंड सोय सॉस बनानास शुड बी नॉट ईट विद दिस ड्रग। तो आपको याद रखना है, जो व्यक्ति ये जो फूड है चीज योगर्ट सोय सॉस बनाना शुड नॉट बी ईटन, तो आपको याद रखना है थर्ड ऑप्शन जो है वो आपको याद रखना है। ये सारे जो फूड हैं ये होते हैं हाई इन टायरामाइन, हाई इन टायरामाइन। अब टायरामीन इनमें ज्यादा देखने को मिलता है चीज योगर्ट, तो टायरामीन जो हाई डाइट होती है या फूड होते हैं, ठीक है, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। इनको हमें अवॉइड करना चाहिए कब, जब आप MAOIS ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जो कि एक प्रकार की क्या है, एंटी डिप्रेसेंट है, जो कि एक प्रकार की क्या है, एंटी डिप्रेसेंट है। और जब हम डिप्रेशन के क्लाइंट को MAOIS दे रहे हैं तो आपको याद रखना है कि टायरामीन रिच फूड कभी भी नहीं देते हैं, ये बात आपको याद रखना है। जबकि सवाल किसका था, फ्लॉक्सटिन का था, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। फ्लॉक्सटिन जो है वो एडमिनिस्टर करनी चाहिए सेफली इन कॉम्बिनेशन विद MOIS। तो आपको याद रखना है कि फ्लोक्सटिन को कभी भी MOIS के साथ नहीं देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये फैटल रिएक्शंस कोज करती है, फैटल रिएक्शंस जो है वो कोज करती है, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, बी। फ्लोक्सटिन जो है वो एक प्रकार की एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है, जिसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद 2 to 4 वीक्स में उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर जाएगा बी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है थर्ड थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है ये अपन देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, ए डे द डे फॉलोइंग हिज एडमिशन, किसी भी व्यक्ति का एडमिशन हो चुका है, द नर्स शिट डाउन बाय ए मेल क्लाइंट ऑन द सोफा इन द डे रूम। डे रूम के अंदर किसी पेशेंट्स को सोफे पे नर्स जो है वो क्लाइंट को बिठा लेती है। ही वॉज एडमिटेड फॉर डिप्रेशन, के लिए उसने एडमिट हुआ है। थॉट ऑफ सुसाइड, और उसके थॉट्स कैसे हैं, सुसाइड जैसे थॉट। ही लुक्स एट द नर्स एंड से, नर्स की तरफ वो देखते हुए क्या कहता है, माई लाइफ इज सो बैड नो वन कैन डू एनीथिंग टू हेल्प मी। मेरी लाइफ जो है वो सबसे बुरी है और कोई भी व्यक्ति हेल्प करना नहीं चाहता है। नो वन कैन डू एनीथिंग टू हेल्प मी, इस मेरी हेल्प करने के लिए कोई भी कुछ नहीं करना चाहता है। तो द मोस्ट हेल्पफुल इनिशियल रेस्पॉन्स बाय द नर्स वुड बी, यहाँ आपको ये पूछा गया है कि एज ए नर्स आपका इनिशियल रेस्पॉन्स जो कि मोस्ट हेल्पफुल होना चाहिए उस पेशेंट्स के लिए क्या रहेगा। ऑप्शन देखिए, लॉजिक का क्वेश्चन है। इट कंसर्न मी दैट यू फील सो बैडली, यह कंसर्न कर रहा है मुझे कि दैट यू फील सो बैडली व्हेन यू हैव सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। आपको जो बैडली फील हो रहा है तो आप विचार कीजिए पॉजिटिव थिंग्स के बारे में अपनी लाइफ के लिए। क्या ऐसा नर्स कहने वाली है। इट विल टेक ए फ्यू वीक्स यू टू फील बेटर सो यू नीड टू पेशेंस। नर्स ये कहने वाली है कि भैया ये जो आपको हो रहा है ये अभी कुछ हफ्ते के लिए हो रहा है, आगे जाके आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है, तो आप पेशेंस रखिए, क्या ये कहने वाली है। यू आर टेलिंग मी, थर्ड ऑप्शन क्या है कि वो पेशेंट से कह रही है कि आप मुझे बताइए कि यू आर फीलिंग होपलेस एट द पॉइंट, क्या आप अभी इस पॉइंट पे जो है वो होपलेस फील कर रहे हैं। ऐसा कौन पूछ रही है, नर्स पूछ रही है पेशेंट से। लेट्स प्ले कार्ड विथ सम ऑफ अदर क्लाइंट, या फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि नर्स कह रही है उस पेशेंट्स के आप कार्ड के लिए किसी और व्यक्तियों के साथ टू गेट योर माइंड ऑफ योर प्रॉब्लम फॉर नाउ। तो जो अभी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपकी माइंड में वो आपकी कहाँ हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए अब इन ऑप्शंस में आपको लॉजिक लगाना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। अब यहाँ मैंने
आपको प्रीवियस ही एक क्वेश्चन पढ़ाया था जहाँ पे कंसर्नली मैंने बोला था कि ऐसे पेशेंट्स के साथ जब आपको ऐसे पेशेंट्स रिसीव होते हैं तो आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पे आपको एंकरेज करना होता है। यहाँ पे क्या करना होता है, आपको एंकरेज करना होता है या फिर एक्सप्लोर करना होता है क्लाइंट के साथ, ताकि जिससे आपका कम्युनिकेशंस जो है वो क्या हो सके, बढ़ सके। कम्युनिकेशंस जो है वो आपका क्या हो सके, बढ़ सके। किसके साथ, पेशेंट्स के साथ, पेशेंट्स के साथ। और पेशेंट्स के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है अगर वो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा जान पाएंगे किसके बारे में, पेशेंट्स के साथ। ठीक है, तो अब आप निकाल लीजिए कौन सा ऑप्शन देखिए सही रहेगा। देखिए पहला जो ऑप्शन है ना कि इट कंसर्न मी दैट यू फील सो बैडली, ये कंसर्न्स ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि आपको फील हो रहा है बैडली व्हेन यू हैव सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ, और आप जो है वो बहुत सारी पॉजिटिव थिंग्स के साथ आपकी लाइफ में है, तो आप इसको कंसर्न मत कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जो ऑप्शन है ना इसमें आपको याद रखना है, इसमें आप क्लाइंट की फीलिंग्स को अनलोड नहीं कर पा रहे हैं। क्लाइंट की जो फीलिंग्स हैं डू नॉट एंग्लोज। ठीक है, आप जान ही नहीं पा रहे हैं कि क्लाइंट की फीलिंग्स क्या है। ठीक है, अगर आप ये ऑप्शन यूज करते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, हमें क्लाइंट्स की फीलिंग्स को जानना है। क्लाइंट आपको ये कह रहा है, इसका मतलब है आपको अब यहाँ पे अटेंशन देना है किस बारे में, कि आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना है, आपको उसके साथ एंगेज होना है, जिससे आप दोनों के बीच में ट्रस्ट बने और वो आपको अपने अंदर की जो उसकी व्यथा जो चल रही है वो सारी आपको कह सके। उसके लिए आपको उसके साथ में कम्युनिकेट होना पड़ेगा और एंगेज करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है, देखिए इट विल टेक ए फ्यू वीक फॉर यू टू फील बेटर। कुछ हफ्ते के लिए ऐसा है लेकिन बाद में आपके लिए सही हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये जो ऑप्शन है ये फॉल्स एश्योरेंस को बताता है। फॉल्स एश्योरेंस यानी यहाँ पे झूठा आप दिलासा दे रहे हैं उस पेशेंट को। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है क्योंकि आपको पता है डिप्रेशन है। ठीक है, तो ऐसा होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन देखिए, यू आर टेलिंग मी डेट यू आर फीलिंग होपलेस एट दिस पॉइंट। होपलेस किसका साइन होता है, डिप्रेशन का। और नर्स यहाँ पे पूछ भी रही है उससे कि भाई पेशेंट को कि आप इस पॉइंट पे होपलेस फील कर रहे हैं। अगर वो जवाब देगा तो फिर आपके पास फिर क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पे आप कौन सा क्वेश्चन यूज कर रहे हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज कर रहे हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि जब आप कम्युनिकेट या एंगेज करते हैं या एंकरेज करते हैं क्लाइंट के साथ बातें करने के लिए, तो आपको हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस यूज करने चाहिए। इसलिए यहाँ इस क्वेश्चंस का राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, सी रहेगा। इनिशियली आप उससे यही पूछने वाले हैं कि भैया आपको इस समय हेल्पलेसनेस या होपलेसनेस ऐसा कुछ फील हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो आप मुझे बताइए। इससे क्या है, वो व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा और फिर वो अपने अंदर की और बातें आपसे कहेगा, फिर आप फिर से ओपन एंडेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देन आपका कम्युनिकेशन जो है वो एंकरेज होने वाला। ठीक है, और लेट्स प्ले कार्ड फॉर अदर क्लाइंट टू माइंड ऑफ योर प्रॉब्लम फॉर नाउ, तो ये आपको याद रखना है। ये जो ऑप्शन है इससे कोई भी सेंस नहीं है, इससे ना आप किसी भी क्लाइंट की फीलिंग्स को जो है वो आप जान ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स ऑफ क्लाइंट हैं, फीलिंग्स ऑफ पेशेंट्स आर नॉट रिसीव। ठीक है, आर नॉट रिसीव बाय दिस मेथड। ठीक है, बाय दिस मेथड, तो आपको याद रखना है प्लेइंग कार्ड्स। और वैसे भी डिप्रेसिव क्लाइंट्स जो हैं वो प्लेइंग कार्ड्स वाले जो थेरेपी जो आप यूज कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो ये चीज कर सके, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड होता है। ठीक है, अलोननेस उनको ज्यादा पसंद होता है, इसलिए वो किसी भी क्लाइंट के साथ इस तरह से रिएक्ट करेंगे ही नहीं। तो और वैसे भी हमारा मेन एम जो यहाँ पे रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, वो यही रहेगा कि हमें पेशेंट्स के बारे में जानना है, पेशेंट्स की फीलिंग्स को हमें यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पे एक्सप्लोर पेशेंट्स फीलिंग के लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप पेशेंट से ये कम्युनिकेट करेंगे और ये पूछें कि भैया आपके अंदर, अब हमें जानना क्या है, उसकी फीलिंग्स को जानना है। तो फीलिंग्स जानने के लिए हमें उसके साथ क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट होना पड़ेगा। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, आपका सी रहेगा, जिसमें आप उससे पूछ रहे हैं कि आप इस पॉइंट पे हेल्पलेस, होपलेस या वर्थलेसनेस ऐसा कुछ फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आ गया आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो देखिए क्या कह रहा है। ए लॉन्ग टर्म गोल पूछा गया है आपसे फॉर द नर्स इन प्लानिंग केयर। जब आप एक प्लान कर रहे हैं किसके लिए, डिप्रेस क्लाइंट के लिए। ठीक है, सुसाइडल क्लाइंट वुड बी टू। एक डिप्रेसिव पेशेंट है जो सुसाइडल मतलब है,
या सुसाइडल क्लाइंट है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। अब प्लानिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लॉन्ग टर्म गोल का, तो क्वेश्चन आपका ये है, लॉन्ग टर्म गोल आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रोवाइड हिम विथ ए सेफ स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट, असिस्ट हिम टू डेवलप मोर इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म। पहला ऑप्शन क्या है कि आप उसको सेफ और स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट देंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म जो है वो डेवलप करेंगे, ठीक है। हैव हिम साइन ए नो सुसाइड कॉन्ट्रैक्ट, आप उसके नो सुसाइड कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे। और आइसोलेट हिम फॉर स्ट्रेसफुल सिचुएशन दैट में प्रेसिपिटेट डिप्रेसिव एपिसोड, और आप उसको स्ट्रेसफुल सिचुएशन से क्या कर लेंगे, आइसोलेट यानी दूर कर देंगे, ताकि जिससे उसको डिप्रेसिव एपिसोड को प्रेसिपिटेट ना हो, यानी उसको ट्रिगर ना मिले कि वो फिर से सुसाइड ना करे। तो देखिए मैं आपको बताऊं मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको याद रखना है जो आपका लास्ट ऑप्शन है। देखिए हम नीचे से लेके चलते हैं, तो आइसोलेट हिम फॉर स्ट्रेसफुल सिचुएशन दैट में प्रेसिपिटेट डिप्रेसिव एपिसोड, तो आपको याद रखना है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जो हैं, ये अगर आप यहाँ पे उसको आइसोलेट भी करते हैं तो ये आपको याद रखना है, ये जो है ये अनरियलिस्टिक गोल है, अनरियलिस्टिक गोल है। क्यों अनरियलिस्टिक गोल है? क्यों? क्योंकि आपको पता है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होने से मतलब नहीं है, वो बंदा अंदर ही अंदर स्ट्रेस ले चुका है, तो उसको सिचुएशन से इतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये अनरियलिस्टिक गोल है, लॉन्ग टर्म गोल तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि केमिकली भी वो इम्बेलेंस हो चुका है। तो यहाँ पे आइसोलेट हिम फॉर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में प्रेसिपिटेट डिप्रेसिव एपिसोड क्या है, अनरियलिस्टिक गोल है। इसलिए आपको याद रखना है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जो हैं इनको आप रियलिटी से अवॉइड नहीं कर सकते हैं, रियलिटी से अवॉइड आप नहीं कर सकते हैं, नॉट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये ऑप्शंस तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल के लिए तो नहीं आएगा। फिर हैव हिम साइन ए नो सुसाइड कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप किसी डिप्रेसिव क्लाइंट जो सुसाइड कर चुका है उससे आप अगर नो सुसाइड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, अगर आपने कर भी लिया है कॉन्ट्रैक्ट तो ये भी शॉर्ट टाइम गोल है। क्या है? शॉर्ट टर्म गोल है, ये आपको याद रखना है, शॉर्ट टर्म गोल है, ठीक है। फिर देखिए सेकंड थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रोवाइड हिम सेफ और स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट, ये भी सही है, लेकिन ये भी क्या है, शॉर्ट टर्म गोल है, ये भी क्या है, शॉर्ट टर्म गोल है। आप उसको एनवायरनमेंट चाहे सेफ दें या स्ट्रक्चरल दें, उसके अकॉर्डिंग दें, तो भी शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल तो नहीं है। लॉन्ग टर्म गोल ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति जो है वो लंबे समय तक उस डिजीज से या उस प्रॉब्लम्स के साथ क्या कर सके, कॉप कर सके और अपने आप को बेटर फील कर सके। तो यहाँ ऑप्शन आपका जाएगा राइट आंसर बी। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए, असिस्ट हिम टू डेवलप मोर इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म, ऐसी मैकेनिज्म्स आपको डेवलप करनी है जिससे पेशेंट कॉप कर सके, इजीली उसके साथ कंफर्टेबल हो सके और वो उसके लिए कैसी हो, इफेक्टिव हो पेशेंट्स के लिए, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो ये जो आपका गोल है, ये आपका गोल कैसा रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा, जिससे क्या है, ये व्यक्ति जो है वो उन मैकेनिज्म्स के साथ में धीरे 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 क्या करेगा, कोलैबोरेट करेगा और उसके साथ साथ फिर ये क्या कर सकता है, बेटर फील कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म गोल आपका हमेशा ये रहेगा। तो सुसाइडल पेशेंट्स के साथ आपको ऐसी इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करनी है जिसके साथ वो व्यक्ति आगे जाके फ्यूचर में क्या कर सके, कोलैबोरेट या कोऑपरेट कर सके और अपनी हेल्थ को और अपनी थिंकिंग का जो प्रोसेस है उसको वो बेस्ट लेके जाए, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और अगर आप कॉपिंग मैकेनिज्म उसमें डेवलप करेंगे तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस के साथ वो कॉपिंग मैकेनिज्म क्या करेंगे, स्ट्रेस को वो डिक्रीज करेंगे, और स्ट्रेस धीरे धीरे डिक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है इसका डिप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ट्रीट होगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। मेन फैक्टर हमारा यहाँ पे स्ट्रेस है, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर 3 weeks ऑफ ट्रीटमेंट ए सीवियरली डिप्रेस्ड क्लाइंट सडनली बिगेन्स टू फील बेटर, 3 वीक के ट्रीटमेंट के बाद एक सीवियर डिप्रेस जो क्लाइंट होता है वो क्या कर जाता है, बेटर फील करता है। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, सडनली, यहाँ देखिए सडनली वो क्या हो जाता है, बेटर फील करता है, एंड स्टार्ट इंटरेक्टिंग अप्रोप्रिएटली विथ अदर क्लाइंट्स, और दूसरे व्यक्तियों के साथ जो वार्ड में है उनके साथ वो अप्रोप्रिएटली इंटरेक्ट भी करता है, एंड स्टाफ के साथ भी सडनली करता है। द नर्स नो डैट दिस क्लाइंट हैज इंक्रीज रिस्क फॉर, अगर उसमें ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं
तो नर्स को क्यों लगता है कि ये भैया इंक्रीज रिस्क है किस चीज की। अगर कोई व्यक्ति जिसको 3 वीक आपने ट्रीटमेंट दिया डिप्रेशन का, और वो व्यक्ति सडनली क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, सडनली मतलब वो स्टाफ्स के साथ, वहाँ जो वार्ड में और पेशेंट्स है उनके साथ नॉर्मली अप्रोप्रिएटली बिहेव कर रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है, उनसे कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, तो आपको ये रिस्क लग रहा है। अब ये किस चीज का रिस्क है ये आपको मुझे बताना है। पहला ऑप्शन है सुसाइड, सेकंड ऑप्शन है एक्सबरेशन ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स, वॉयलेंस टुवर्ड अदर्स, और साइकोटिक बिहेवियर। तो देखिए मैं नीचे से आपको बताते हुए चलता हूँ। साइकोटिक जो बिहेवियर है इसके बारे में बात करें तो आपको याद रखना है डिप्रेसिव जो कैंडिडेट्स होते हैं ना वो साइकोटिक बिहेवियर कभी भी फॉलो नहीं करते हैं, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। डिप्रेसिव जो क्लाइंट होते हैं वो साइकोटिक बिहेवियर नहीं फॉलो करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं वॉयलेंस टुवर्ड्स अदर्स। तो आपको याद रखना है जो डिप्रेसिव कैंडिडेट्स होते हैं वो खुद के लिए सेल्फ वॉयलेंस होते हैं, ना कि दूसरों के लिए। सेल्फ वॉयलेंस क्लाइंट होते हैं, ये सेल्फ वॉयलेंस पेशेंट्स होते हैं, कौन से, डिप्रेशन के। ये आपको याद रखना है, वो खुद को हानि पहुंचाने के लिए होते हैं, दूसरों को नहीं। दूसरों को कौन पहुंचा सकता है, मेनिया वाला पेशेंट हो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर है थर्ड, सेकंड ऑप्शन क्या है, एग्जाबरेशन ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स। एग्जाबरेशन ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स का यह मतलब यहाँ ये है यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो सिम्टम्स इसमें दिख रहे हैं आपको, फील बेटर हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये डिप्रेशन के एग्जाबरेशन को इंडिकेट नहीं करता है, नॉट इंडिकेट, याद रखना है। क्योंकि क्लाइंट क्या हो रहा है आपका, बेटर फील हो रहा है, बेटर फील के साथ वो क्लाइंट्स के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट अच्छा कर रहा है, बोल रहा है, बातें कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, सडनली कर रहा है, तो यहाँ पे डिप्रेसिव सिम्टम्स का एग्जाबरेशन तो नहीं हुआ। अगर वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाए तो फिर हम मान सकते हैं कि डिप्रेसिव सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिले, जबकि यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, तो एग्जाबरेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका बचता है सुसाइड, तो आपको हमेशा याद रखना है यही ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये ऑप्शन आपको ये इसलिए याद रखना है कि जब भी कोई क्लाइंट जो डिप्रेशन का है वो सडनली अगर क्या हो जाए, बेटर फील करे और वो स्टार्ट करने लग जाए इंटरेक्ट किसी भी व्यक्ति के साथ या अदर पेशेंट्स के साथ, कैसा, बहुत अच्छा बिहेवियर करने लग जाए, तो आपको याद रखना है ये व्यक्ति जो है ये खुद को, ये व्यक्ति जो है इसका इंटेंट कैसा हो जाता है, इंटेंट टू किल हिमसेल्फ, ठीक है, याद रखना है, इंटेंट टू किल हिमसेल्फ। यानी आपको हमेशा अटेंशन यहाँ पे रखना है कि अगर कोई भी डिप्रेसिव कैंडिडेट सडनली, सडनली ये वर्ड भी आपके दिमाग में ना, सडनली अगर वो बिल्कुल ठीक हो जाए और वो पेशेंट्स के साथ और आपके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करने लगे, तो आपको हमेशा दिमाग में अटेंशन रहना चाहिए कि ये व्यक्ति अब सुसाइड करने के रिस्क में ज्यादा है, हाई रिस्क यहाँ पे सुसाइड करने का रहेगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये इस तरह से रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे इसके पास प्लान भी हो सकता है, किस चीज का, सुसाइड करने का, ठीक है, सुसाइड करने का प्लान भी हो सकता है, इसलिए आपको ज्यादा अटेंशन किस पे देनी है, सुसाइड पे देनी है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ये रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस ही हमेशा कंफ्यूज करते हैं एग्जाम्स में, इसलिए आपके लिए याद रखना, ठीक है। रेशनल्स अगर आपके पास हैं तो आप फटाफट आंसर दे सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्सिंग केयर फॉर सब्सटेंस अब्यूज क्लाइंट। अब यहाँ पे अब्यूजिंग का केस आया आपके पास, नर्सिंग केयर आप कर रहे हैं, एक सब्सटेंस अब्यूज क्लाइंट है, ठीक है, और एक्सपीरियंसिंग एल्कोहल विड्रोवल डिलीरियम इंक्लूड्स। देखिए सब्सटेंस अब्यूज किसका कर रहा था, ये एल्कोहल का, यानी कोई क्लाइंट है जो एल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है काफी लंबे समय तक, अब उसने एल्कोहल को कर दिया है विड्रोवल। अब एल्कोहल विड्रोवल कर दिया है तो जाहिर सी बात उसको डिलीरियम ट्रिमेंस देखने को मिलेंगे, जो कि विड्रोवल सिम्टम्स होता है किसका, एल्कोहल का। तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि अब आप क्या करेंगे अगर किसी व्यक्ति को जिसने अल्कोहल को विड्रॉल किया है, छोड़ दिया है, और उसको अब डिलीरियम ट्रिमेंस आ रहे हैं, तो आप नर्सिंग केयर देने वाले हैं, तो ये 4 ऑप्शंस जो आपको दिए गए इनमें से कौन सा नर्सिंग केयर आप इस पे अप्लाई करने वाले हैं। तो पहला देखिए, मेंटेनिंग सीजर्स प्रिकॉशंस, क्या आप सीजर प्रिकॉशंस मेंटेन करेंगे, चलिए। रेस्ट्रिक्टिंग फ्लूइड इनटेक, ओके। इंक्रीज सेंसरी स्टिमुलाई, ओके।
अप्लाई एंकल एंड रिस्ट्रेंट। ओके, अब देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कैंडिडेट ने अल्कोहल को छोड़ा है और छोड़ने के बाद उसको आ रहे हैं डिलीरियम ट्रिमेंस। तो आपको याद रखना है एंकल और रिस्ट रिस्ट्रेंट को कभी भी अप्लाई नहीं किया जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कभी भी अप्लाई नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि अगर आप एंकल और रिस्ट रिस्ट्रेंट्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर आप एंकल और रिस्ट रिस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है, यहाँ पे आपको याद रखना है फिजिकल जो एक्टिविटी है, फिजिकल जो एक्टिविटी है फिजिकल एक्टिविटी जो इसकी है वो कैसे हो जाएंगी, इंक्रीज रहेंगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि इसको डिलीरियम ट्रिमेंस आ रहा है, तो यहाँ पे कैंडिडेट को इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एंकल और रिस्ट रिस्ट्रेंट्स यूज नहीं करते। इंक्रीज सेंसरी स्टिमुलाई तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको डिक्रीज करना है, ना कि इंक्रीज करना है, याद रखना है। एनवायरमेंट स्टिमुलाई जो भी होती है या सेंसरी स्टिमुलाई जो होती है उनको हमेशा कैसा करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, ना कि इंक्रीज करना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत रहेगा। ऐसे केस में रेस्ट्रिक्टिंग फ्लूइड इंटेक नहीं करते, हम फ्लूइड को बढ़ाते हैं, फ्लूइड को हम बढ़ाते हैं ताकि डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके, ताकि डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके, इसलिए फ्लूइड इंटेक को हमेशा यहाँ पे बढ़ाना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे डेलेरियम ट्रिमेंस आ रहे हैं और अल्कोहल विड्रॉल है, इसका मतलब है ये व्यक्ति जा सकता है किसमें, सीजर्स में, और सीजर्स के लिए आपको प्रिकॉशंस रखना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पे नर्सिंग केयर आपको याद रखना है, जब भी कोई क्लाइंट अल्कोहल विड्रॉल में है और उसको डेलेरियम ट्रिमेंस जैसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको यहाँ पे सीजर्स के प्रिकॉशंस यहाँ पे अप्लाई करने होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और वो भी कब, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 वीक। अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल विड्रॉवल किए हुए उसको 1 हफ्ता हो गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उसको सीजर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, और सीजर्स के लिए आपको पहले से ही प्रिकॉशंस क्या करने पड़ेंगे, अप्लाई करने पड़ेंगे, तब जाके आप इस व्यक्ति को सेफ रख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, ए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से साइकेट्रिक का ही है। साइकोटिक क्लाइंट हु बिलीव दैट, ठीक है, हु बिलीव दैट एक साइकोटिक क्लाइंट है जो बिलीव करता है डेट ही इज गॉड, वह खुद ही भगवान है। रूल्स आर द यूनिवर्स इज एक्सपीरियंसिंग, और उसके जो रूल्स हैं वो पूरी यूनिवर्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रही है, उसी के लिए हम चल रहे हैं। इस प्रकार का डिल्यूजन कौन सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इस तरह के डिल्यूजन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है सोमेटिक, ग्रैंडियोज, परसिक्यूटरी और निहिलिस्टिक। देखिए सोमेटिक जो डिल्यूजन्स होता है ना, ये मैं आपको बताऊं, इसमें आपको याद रखना है डिल्यूजन की बात करें तो आपको 3 वर्ड याद रखने हैं, फिक्स, फॉल्स, बिलीफ। ठीक है, फिक्स झूठा, फॉल्स यानी स्थायी, और बिलीफ यानी भरोसा। यानी डिल्यूजन जिस व्यक्ति को होता है उसको हमेशा झूठा, स्थायी और ऐसा भरोसा होता है जो कि ना तो रियलिटी में है और ना ही रियलिटी से उसका कोई संबंध है, लेकिन उस व्यक्ति को लगता है कि भैया ये चीज है, जो कि रियलिटी में झूठी होती है और अस्थायी होती है। जबकि यहाँ पे इस व्यक्ति के साथ जो डिल्यूजन हो रहा है वो हमेशा स्थायी है और झूठा है, यानी डिल्यूजन्स का कोई भी यहाँ पे आप मतलब डायरेक्ट ऐसे कम्युनिकेट करके इस चीज को आप रिपेयर नहीं कर सकते। अब देखिए सोमेटिक डिल्यूजन का मतलब तो क्या होता है, ऐसे क्लाइंट्स जिनको सोमेटिक डिल्यूजन होता है उनको ये भरोसा होता है कि उनको कोई इनक्यूरेबल डिजीज हो गई है, इनक्यूरेबल उनको क्या हो गई है, डिजीज हो गई है, ये बात आपको याद रखना है। अगर इनक्यूरेबल डिजीज से रिलेटेड अगर उनको फिक्स फॉल्स बिलीफ है उसको बोलते हैं हम सोमेटिक डिल्यूजन। ग्रांडियोर डिल्यूजन जो है ये आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। इसमें व्यक्ति जो है वो अपने आप को भगवान ही समझता है, यानी आपको याद रखना है सेल्फ इम्पोर्टेंस। सेल्फ इम्पोर्टेंस अगर आपको फिक्स फॉल्स बिलीफ होने लग गया है तो उसे हम ग्रैंडियोज डिल्यूजन कहते हैं, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी इसकी जो फीलिंग्स है वो भी यहाँ पे टॉप लेवल की होंगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और इस टाइप का जो डिल्यूजन है वो आपको मेनिया के केस में देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं परसुकेटरी। परसुकेटरी में आपको याद रखना है ये बंदा जो है यहाँ पे ये टाइप की जो डिलीजन है इसमें आपको याद रखना है फीलिंग्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट
हिज या हर, यानी कोई भी व्यक्ति जिसको परसिक्यूटरी डिल्यूजन है उसको ऐसा भरोसा रहता है कि भैया बाहर के जो लोग हैं वो उसके खिलाफ, पेशेंट्स उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। यानी यहाँ पे सस्पेंस बना रहता है उस व्यक्ति को कि भैया बाहर के जो भी लोग हैं, चाहे उसके फैमिली मेंबर्स हों, चाहे स्टाफ्स हों, चाहे हॉस्पिटल्स के मेंबर हों, या फिर बाहर का कोई भी व्यक्ति, वो उसके खिलाफ क्या कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा है उसको खत्म करने के लिए, मारने के लिए। ऐसा उसको क्या रहने वाला है, फिक्स फास्ट बिलीव रहने। इस टाइप का जो डिल्यूजन देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलता है पैरानोइड सीजोफ्रेनिया में। पैरानोइड सीजोफ्रेनिया में याद रखना है, सीजोफ्रेनिया में। क्लियर। और लास्ट आपका बचता है निलिस्टिक। निलिस्टिक का मतलब है नॉन एग्जिस्टेंस। ये वर्ड आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। नॉन एग्जिस्टेंस का मतलब है कि पूरी दुनिया में उसका कोई नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी वो बंदा खुद की सेल्फ एग्जिस्टेंस को भी वो क्या करता है, डिनाई करता है। सेल्फ एग्जिस्टेंस को भी क्या करने लग जाएगा, वो डिनाइल करने लग जाएगा। और ये टाइप का जो डिल्यूजन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है सीवियर डिप्रेशन में। जो बंदे बहुत ही सीवियर डिप्रेशंस में चले गए हैं उनमें आपको निहिलिस्टिक डिल्यूजन देखने को मिलता है। यानी उनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में कुछ नहीं बचा है, नॉन एग्जिस्टेंस है, खुद की भी एग्जिस्टेंस को वो डिनाई कर जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, बी। ये बंदा अपने आप को गॉड ही समझता है। नेक्स्ट देखिए, एक क्लाइंट जो कन्फाइंड कर रहा है टू द नर्स, नर्स के साथ क्या कर रहा है, कन्फाइंड कर रहा है। ही टेस्ट पॉइजन इन द इवनिंग मील। शाम के खाने में उसको ऐसा लगा कि भैया उसने पॉइजन को क्या कर लिया है, टेस्ट कर लिया। ऐसा नर्स को कौन कह रहा है, ये क्लाइंट कह रहा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो दिस वुड बी एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ हेलुसिनेशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हेलुसिनेशन का, तो आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक सुना होगा इल्यूजन और एक सुना होगा हेलुसिनेशन। इल्यूजन तो क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुलाई, स्टिमुलाई। यानी यहाँ पे इल्यूजन का मतलब क्या होता है, स्टिमुलाई का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है रियलिटी में, रियलिटी में कोई ऑब्जेक्ट है लेकिन हम, वो व्यक्ति उसको गलत इंटरप्रिटेट कर रहा है। यानी जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आप रास्ते पे चल रहे हैं, वहां पे कोई रस्सी पड़ी हुई है, इस रस्सी को ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जो है वो क्या समझ ले, सांप समझ ले। तो ये क्या हो गया, ये इल्यूजन हो गया। ये क्या है, इल्यूजन है। ऑब्जेक्ट क्या है, रस्सी है, रॉप है, लेकिन ये इसको स्नैक समझ रहा है, तो ये तो इल्यूजन हो गया। लेकिन हेलुसिनेशन में आपको याद रखना है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो है ही नहीं। ऑब्जेक्ट जो है वो एब्सेंट होता है, फिर भी उस व्यक्ति को क्या लगता है कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। तो ये क्या है, ये हेलुसिनेशन। ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को लगे कि नहीं यहाँ पे कुछ है, कोई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रियलिटी में ऑब्जेक्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। इसको क्या कहते हैं, हेलुसिनेशन। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है आपसे कि एक व्यक्ति जिसको शाम के खाने में जहर जैसा फील हुआ, ये टेस्ट आया, तो नर्स इसमें कौन सा एग्जाम्पल ढूंढेगी कि भैया इसको कौन से टाइप का हेलुसिनेशन है। तो मैं आपको बता दूं, पहला ऑप्शन है ऑडिटरी, दूसरा है गस्टेटरी, तीसरा है ऑल्फैक्टरी, चौथा है विसरल। तो ऑडिटरी जो हेलुसिनेशन होता है वो रिलेटेड होता है हियरिंग से, जैसे नाम में ही लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है, जिसको सुनने से अगर कोई भ्रम हो रहा है उसको बोलते हैं हम हियरिंग। ठीक है, यानी आपको याद रखना है हियरिंग परसेप्शन से रिलेटेड अगर हेलुसिनेशन है तो वो कहलाता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। गस्टेटरी का मतलब हो गया टेस्ट से परसेप्शन हो रहा है, तो वो आपको कहलाएगा गस्टेटरी हेलुसिनेशंस, जो कि यहाँ पे टेस्ट का नाम आ गया, इसलिए राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, बी रहेगा। ऑल्फैक्टरी की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको याद रखना है स्मेल से परसेप्शन रहे, यानी गंध से, यानी गंध से, गंध से अगर आपको स्मेल से रिलेटेड अगर परसेप्शन होता है हेलुसिनेशन जैसा, तो वो कहलाता है आपका ऑल्फैक्टरी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और विसरल का मतलब क्या हो गया, विसरल का मतलब क्या हो गया, विसरल में आपको याद रखना है सेंसेशन से। विसरल का मतलब क्या हो गया, सेंसेशन परसेप्शन रहे आपको, कोई सेंस से रिलेटेड, बल्कि यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आपको सेंसेशन परसेप्शन अगर आपको फील हो रहा है तो वो कहलाता है आपका विसरल हेलुसिनेशन। ठीक है, तो ये चार टाइप थे, चारों हेलुसिनेशन आपके मैंने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपके गलत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो सिजोफ्रेनिया से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिजोफ्रेनिक क्लाइंट है, ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। सिजोफ्रेनिया क्लाइंट है हैज मेड सेक्सुअल ओवरट्यूज टूवर्ड हर फिजिशियन ऑन न्यूमरस ओकेजन। यानी सिजोफ्रेनिक जो क्लाइंट है वो सेक्सुअल ओवरट्यूज करता है किसके साथ, अपने फिजिशियंस के साथ, ऑन न्यूमरस ओकेजन यानी जो जो इवेंट हुई हैं वहां पे। ड्यूरिंग लंच, लंच के दौरान क्लाइंट जो है वो नर्स को क्या कहता है कि माई डॉक्टर इज इन लव विथ मी, मेरा ही जो डॉक्टर है वो मेरे प्यार में है, एंड वांट्स टू मैरी मी, और वो शादी करना चाहता है किससे, मेरे से। ऐसा ही स्टेटमेंट किसके हैं ये पेशेंट्स के स्टेटमेंट है। लंच के दौरान किसको कह रहा है, वो नर्स को कह रहा है। क्लाइंट किसका है, सिजोफ्रेन का है। दिस क्लाइंट इज यूजिंग विच ऑफ फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये कौन सा टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म है। क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं डीएम पे, डिफेंस मैकेनिज्म। और डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है, एंजाइटी को रिलीव करने के लिए जो कॉपिंग मैकेनिज्म हमारी बॉडी के द्वारा जनरेट होती है उसको हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, जिससे स्ट्रेस या एंजाइटी को क्या किया जा सकता है, रिलीव किया जा सकता है। तो यहाँ पे सवाल नंबर, पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, सेकंड है प्रोजेक्शन, थर्ड ऑप्शन है रिएक्शन फॉर्मेशन और लास्ट है सप्रेशन। बताइए क्या आंसर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत दिमाग लगाना है। क्लाइंट जो है वो अपने ही फिजिशियंस को लेके ये कह रहा है कि भैया वो मेरे प्यार में है और वो मुझसे शादी करना चाहता है या चाहती है, जो भी है। तो क्लाइंट यहाँ पे कौन सी डिफेंस यूज कर रहा है, तो आपको देखिए डिफेंस आपको याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट, पहले ऑप्शंस पे मैं देखते हुए चलूं तो डिस्प्लेसमेंट में आपको याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट हम उसको कहते हैं यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट हम किसको कहते हैं, ट्रांसफर्स फीलिंग, ट्रांसफर्स फीलिंग टू ए acceptable ऑब्जेक्ट, ठीक है, acceptable ऑब्जेक्ट। जैसे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि मतलब आप एग्जाम्पल देके देखें तो आप जैसे ऑफिस में है और वहां पे आपको बॉस ने डांट दिया है। अब बॉस आपसे सीनियर है तो आप उसको डांट सकते नहीं, तो वो एंजाइटी आपके क्रिएट हो गया, वो फ्रस्ट्रेशन आप घर आ रहे हैं, घर आते ही आपने किस पे निकाल दी, वो अपनी वाइफ पे निकाल दी, अपने बच्चों पे निकाल दी। तो वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है। क्यों, क्योंकि वाइफ और जो बच्चे हैं वो असेप्टेबल ऑब्जेक्ट है, आपके फ्रस्ट्रेशन को वो क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, देन उसके बाद वो स्ट्रेस आपका रिलीव हो जाएगा। तो आपकी जो फीलिंग्स हैं वो कहाँ पे हुई हैं, एक्सेप्टेबल ऑब्जेक्ट पे, यानी डाउन ऑब्जेक्ट पे गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका स्ट्रेस का रिवर्ट नहीं होगा, ठीक है। इसको तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या ऐसा यहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो, ठीक। फिर देखिए प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन से यहाँ पे क्या होता है, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूटिंग, या फिर आप लिख लीजिए एट्रीब्यूट ऑन थॉट, एट्रीब्यूट ऑन थॉट टूवर्ड टू अनोदर पर्सन। यानी खुद की फीलिंग्स को हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं किसके लिए, दूसरे पर्सन के लिए। कमी हमारी खुद की है और हम किसी और के ऊपर उसको थोप रहे हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, मान के चलिए आप स्टूडेंट है, आपको टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है क्लास के टाइम के दौरान, एग्जाम आए, एग्जाम में आप हो गए हैं फेल। अब उस सब्जेक्ट में आप फेल होने के बाद आप अगर ब्लेम करते हैं किसके ऊपर, अपने ही टीचर्स के ऊपर, कि भाई उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया अदरवाइज मैं पास हो जाता। ये क्या चीज है, ये प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पेशेंट भी यही चीज कर रहा है, खुद की फीलिंग्स को वो क्या कर रहा है, दूसरे के ऊपर थोप रहा है, डॉक्टर के ऊपर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा आपका, बी रहने वाला, याद रखना है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखिए, रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है। रिएक्शन फॉर्मेशन में आपको याद रखना है रिएक्शन फॉर्मेशन में आपको याद रखना है, यहाँ पे ट्रांसफर करनी होती है फीलिंग्स, ट्रांसफर्स फीलिंग्स एंड unacceptable behavior to un- transfers feeling, transfers feeling and unacceptable behavior into opposite behavior।
अपोजिट बिहेवियर, ठीक है। यानी अनएक्सेप्टेबल, जैसे मान के चलिए आपकी लाइफ में कोई ऐसा बिहेवियर है जो अनएक्सेप्टेबल है, यानी सोसाइटी में उसको अनएक्सेप्ट किया जा रहा है या फिर आपकी फैमिली में अनएक्सेप्ट किया जा रहा है, तो उस बिहेवियर को आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं किसी ऐसे बिहेवियर में जो सोसाइटली क्या हो जाए, या सोसाइटली भी और वो आपकी फैमिली में भी वो क्या हो जाए, एक्सेप्टेबल हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। और लास्ट आपका बचता है सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब क्या होता है, दो डिफेंस होती हैं, एक होती है रिप्रेशन और एक होती है सप्रेशन, एक होती है रिप्रेशन और एक होती है सप्रेशन, ठीक है, ठीक है। सप्रेशन का मतलब तो क्या होता है, आदमी जो इंसान जो व्यक्ति होता है वो अपनी अनप्लीजेंट एक्टिविटी को जानकर क्या करता है, अवॉइड करता है या फिर उनको भूलने की कोशिश करता है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको याद रखना है इंटेंसली, अगर आप इंटेंसली इंटेंसली एक्सक्लूजन इंटेंसली एक्सक्लूजन या फिर फॉरगेट, इंटेंसली एक्सक्लूजन या फॉरगेट ऑफ अनप्लीजेंट इवेंट, अनप्लीजेंट इवेंट ऑफ लाइफ, अगर आप जानकर अपनी लाइफ के प्रीवियस अनप्लीजेंट एक्टिविटीज या अनप्लीजेंट इवेंट को भूलने की कोशिश करते हैं तो वो होता है सप्रेशन। और अगर आप अनजाने में उनको भूल जाते हैं, अनइंटेंशनली, यहाँ ही वर्ड छुपा हुआ है, याद रखना है, अनइंटेंशनली अगर आप एक्सक्लूज कर रहे हैं या फॉरगेट कर रहे हैं उन अनप्लीजेंट इवेंट को जो आपकी लाइफ में घट चुकी हैं, अगर आप उनको अनजाने में भूलने की कोशिश करते हैं तो वो होता है रिप्रेशन, और अगर आप जानकर भूलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो होता है सप्रेशन। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, प्रोजेक्शन रहने वाला है, ठीक है। देखिए क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा और शेयर तो करना ही है, ठीक है। और सब्सक्राइब के लिए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया है, करना है तो भी कीजिए, और बाकी तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, आपको समझदार हैं आप। हाइपोक्सिया देखिए क्या केस है, हाइपोक्सिया इज ए प्राइमरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू नियर ड्राउनिंग विक्टिम, ठीक है। केस आपके पास है, केस आपके पास क्या है, हाइपोक्सिया का है। हाइपोक्सिया किसको कहते हैं, O2 डिक्रीज इन टिश्यू, ठीक है, O2 डिक्रीज इन टिश्यू, और अगर यहाँ पे मियाँ लग जाता है इसका मतलब हो जाता O2 डिक्रीज इन, या O2 डेफिशिएंसी भी बोल सकते हो आप, ठीक है, O2 डेफिशिएंसी इन टिश्यू, तो ये हो गया हाइपोक्सिया, क्लियर। प्राइमरी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू नियर ड्राउनिंग विक्टिम, जो ड्राउनिंग विक्टिम्स होते हैं उनके लिए हाइपोक्सिया जो है वो प्राइमरी प्रॉब्लम है। चलिए मान लीजिए the first organ that sustained irreversible damage after submersion in water is the, अगर कोई भी क्लाइंट जो सबमर्ज हो रहा है वाटर्स के अंदर और उसको हो गई है ड्राउनिंग, अब ड्राउनिंग हो गई है तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पहला ऑर्गन वो कौन सा होता है जो सस्टेनेबल इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है आफ्टर सबमर्जन इन वाटर, जैसे ही आप ड्राउनिंग स्टेट में चले गए हैं तो वहां पे सबमर्ज अगर आप वाटर में हैं उस सिचुएशंस में बॉडी का वो कौन सा पहला ऑर्गन होता है जो इरिवर्सिबल डैमेज होता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है और ये अच्छा भी क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है किडनी, यूरिनरी सिस्टम्स का रिलेटेड है, ब्रेन, हार्ट और लंग्स। कौन सा ऑर्गन है जो इरिवर्सिबल डैमेज होगा आफ्टर सबमर्जन इन वाटर, यानी आपका ऑप्शन रहता है ड्राउनिंग पे। ड्राउनिंग अगर विक्टिम है और उसको हाइपोक्सिया हो रहा है, अब हाइपोक्सिया में आपको दिमाग लगाना है, हाइपोक्सिया की वजह से ऑर्गन वो कौन सा होगा जो इरिवर्सिबल डैमेज होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, ब्रेन। कौन रहेगा, ब्रेन। क्यों, क्योंकि आपको याद रखना है किडनी, हार्ट और लंग्स ये तीनों ही जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ये तीनों ही जो ऑर्गन्स होते हैं ये सर्वाइव कर सकते हैं अप टू 30 मिनट, याद रखना है सर्वाइव अप टू 30 मिनट ऑफ वाटर सबमर्जन, ये आपको याद रखना है, ऑफ वाटर सबमर्जन, ठीक है। हार्ट हुआ, किडनी हुआ और लंग्स हुआ, ये तीनों ही 30 मिनट से भी ऊपर तक क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन जो है वो हाइपोक्सिया की वजह से इरिवर्सिबल डैमेज उसमें होने को लग जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, क्योंकि हाइपोक्सिया में O2 की डेफिशिएंसी होगी टिश्यूज में, तो ब्रेन क्या होने लग जाएगा, O2 की डेफिशिएंसी में
डैमेज होने लग जाएगी, बात आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे भी सेरिब्रल जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जल्दी ही क्या हो जाते हैं, इरिवर्सिबल डैमेज हो जाते हैं। सेरिब्रल जो न्यूरॉन है वो इरिवर्सिबल डैमेज जल्दी होने लग जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएट विथ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। देखिए अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसके कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड कि किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो गया है और उसका ऐसा कॉम्प्लिकेशंस आपको बताना है जो मोस्ट क्या हो, ड्रामेटिक हो और सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो, जो भी रिलेटेड किससे हो ये भी देखिए, वाटर हाउस फ्रेडिसन सिंड्रोम से। वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम से ऐसा कॉम्प्लिकेशन आपको बताना है जो रिलेटेड करता हो, ठीक है। यानी केस है आपके पास बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का, इस व्यक्ति को आपको ये बताना है कौन सा कॉम्प्लिकेशन जो ऐसा है जो मोस्ट अफेक्टिव है और सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, जो कि रिलेट किससे है, वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम से रिलेटेड है, वो आपको मुझे बताना है। तो पहला ऑप्शन है पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स, ठीक है। तो वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन जो सिंड्रोम होता है वो कौन सा, मतलब कॉम्प्लिकेशंस जो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का वो कौन है, वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। अब आपको नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ये ऑप्शन दिया गया है कि नीचे जो दिए गए ऑप्शंस हैं वो क्या इससे रिलेट होते हैं, वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम से, ये आपका क्वेश्चन है। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की वजह से इस व्यक्ति को कॉम्प्लिकेशन हुआ है फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम, ठीक है। अब आपको बताना है क्या ये पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स होता है, क्या ये सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यानी सीआरएस होता है, ठीक है। क्या ये सेरिब्रल इडिमा रिजल्टिंग टू हाइड्रोसिपिलस होता है, और क्या ये ऑडिटरी नर्व डैमेज रिजल्टिंग इन परमानेंट हियरिंग लॉस होता है। क्या ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, तो देखिए मैं आपको बताऊं मैं आपको बताऊं तो आपको याद रखना है कि नीचे ऑप्शन से देखते हुए चलते हैं अपन कि, तो देखिए ऑडिटरी जो नर्व डैमेज हुई है, ऑडिटरी जो नर्व डैमेज हुए है इन परमानेंट हियरिंग लॉस, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑडिटरी नर्व डैमेज रिजल्टिंग इन परमानेंट हियरिंग लॉस, ये कॉम्प्लिकेशन है किसका, मेनिंजाइटिस का। कॉम्प्लिकेशन है किसका, मेनिंजाइटिस का, ठीक है। मेनिंजाइटिस का ये कॉम्प्लिकेशन है, ये आपको याद रखना है। ऑडिटरी नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है परमानेंट हियरिंग लॉस में, ये मेनिंजाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या ये वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम से रिलेट है, तो यहाँ ऑप्शन आपका नहीं, ठीक है। ऑडिटरी नर्व डैमेज होती है, ऑडिटरी नर्व डैमेज होती है ड्यू टू परमानेंट हेयरिंग लॉस की वजह से, जो कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम का पूछा गया है, तो फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम से तो ये रिलेट नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। सेरिब्रल इडिमा रिजल्टिंग इन हाइड्रोसिपिलस, तो ये भी कॉम्प्लिकेशन है किसका, मेनिंजाइटिस का, ये भी कॉम्प्लिकेशन किसका है, मेनिंजाइटिस का, याद रखना है। कॉम्प्लिकेशन है किसका, मेनिंजाइटिस का। मेनिंजाइटिस की वजह से जो है, तो हाइड्रोसिपिलस अगर होता है, एक्टिवेशन ऑफ सीएसएफ, तो सेरिब्रल इडिमा के होने के चांसेस हैं। तो ये कंडीशंस भी आपको याद रखना है, मेनिंजाइटिस की है। मेनिंजाइटिस की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ब्रेन में, लेकिन ये भी फ्रेडरिक्सन जो सिंड्रोम है इससे रिलेट नहीं करता है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गलत होगा। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यानी सीआरएस, तो सीआरड भी भैया कॉम्प्लिकेशन होता है किसका, मेनिंजाइटिस। सीआरएस भी जो है वो कॉम्प्लिकेशन है किसका, मेनिंजाइटिस का। याद रखना है आपको, मेनिंजाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है सीआरएस भी, लेकिन ये भी सीआरएस भी जो है वो वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम का रिलेट नहीं करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तीनों ही ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं यहाँ पे, तीनों ऑप्शन कॉम्प्लिकेशन है जरूर मेनिंजाइटिस के, लेकिन क्वेश्चन आपसे वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम का पूछ रहा था, इसलिए तीनों उससे रिलेट नहीं करता है। तो फ्रेडरिक्सन जो सिंड्रोम होता है वो पेरीफ्री सर्कुलेटरी कोलैप्स से रिलेटेड होता है, ये बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब ये हो गया है, आपको ये याद रखना है कि इसमें होता क्या है, एक्सटेंसिव, ठीक है, याद रखना है। फ्रेडरिक्स जो वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम जो होता है, इसमें पेरिफेरी जो सर्कुलेशन होता है हमारा वो कैसा हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसमें आपको याद रखना है एक्सटेंसिव एंड डिफ्यूजिव इंट्रावास्कुलर इंट्रावास्कुलर कोगुलेशंस यहाँ पे देखने को मिलता है।
एक्सटेंसिव और डिफ्यूजन इंट्रावास्कुलर कोगुलेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब प्लेटिलेट्स जो है, प्लेटिलेट्स क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। प्लेटिलेट डिक्रीज होगी तो क्या होगा, प्लेटिलेट डिक्रीज होंगी तो क्या होगा, यहाँ पे कोगुलेशंस जो है वो क्या हो जाएगा आपका, एक्सटेंसिव और डिफ्यूज इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, यहाँ पे प्लेटलेट्स भी यहाँ पे गिर रही हैं, तो जाहिर सी बात है इस केस में आपका क्या होने वाली है, डेथ होने वाली है, ठीक है। तो आपको याद रखना है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन जो सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशन होता है, वो एक प्रकार का ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसमें बॉडी में एक्सटेंसिव और डिफ्यूज इंट्रावास्कुलर कोगुलेशंस देखने को मिलता है, उसके साथ साथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल जो सर्कुलेशन है वो हो जाएगा कोलैप्स और उसकी वजह से व्यक्ति की हो जाती है मौत। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका रहेगा ए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वो है आपका 8 साल का एक ओल्ड चाइल्ड है 13 नंबर का क्वेश्चन है। 8 साल का ओल्ड चाइल्ड कम्स टू द फिजिशियन ऑफिस कंप्लेनिंग ऑफ स्वेलिंग एंड पेन इन द नी में और उसके पेन हो रहा है और स्वेलिंग हो रही है। 8 साल का बच्चा, मदर क्या कह रही है, उसकी स्वेलिंग जो है वो अकर हो रही है फॉर नो रीजन, कोई रीजन नहीं है, एंड कीप इट्स गेटिंग वर्स, और ये जो है ये बहुत ही बुरी स्थिति में हो गई है, गेटिंग वर्स हो गई है। इनिशियली डायग्नोसिस किया गया तो लाइम डिजीज को पाया गया है, जब उसका डायग्नोसिस किया गया तो लाइम डिजीज को पाया गया। तो व्हेन टॉकिंग टू द मदर एंड चाइल्ड, क्वेश्चंस रिलेटेड टू विच ऑफ फॉलोइंग वुड बी इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड इन द इनिशियल हिस्ट्री। क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछा गया है, लाइम डिजीज की आपको बतानी है हिस्ट्री, बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। लाइम डिजीज का आपसे क्या पूछा गया है, हिस्ट्री पूछा गया है। डायग्नोसिस जो है वो है लाइम डिजीज, 8 साल का बच्चा है जिसको स्वेलिंग हो रही है, और स्वेलिंग उसको कोई पता नहीं है कि क्या रीजन है, लेकिन वो हो गई है अब ज्यादा वर्ष हो गई है, और डायग्नोसिस यहाँ पे लाइम डिजीज का हुआ है। तो आपको मुझे ये बताना है कि इनिशियली हिस्ट्री इस व्यक्ति की क्या रहने वाली है, ये बात आपको मुझे बतानी है, ठीक है। ये आपको मुझे बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड फ्लैंक पेन, ओके। ए फीवर ओवर 103 अकरिंग ओवर टू लास्ट 2 to 3 weeks, लास्ट 2 to 3 weeks, रेसेस कवरिंग द पाम्स ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट, हेडेक, मलेज और सोर थ्रोट। तो आपको मुझे ये बताना है कि इनिशियली इसकी क्या हिस्ट्री रही होगी जिससे आप लाइम डिजीज को पता कर सकते हैं कि भैया इस व्यक्ति को या इस बच्चे को लाइम डिजीज हो गया है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, डिक्रीज यूरिन आउटपुट और फ्लैंक पेन जो है ये आपको याद रखना है यूरिनरी ट्रैक। देखिए यूरिन आउटपुट और फ्लैंक पेन जो है ये रिलेट नहीं करता है किसके साथ, लाइम डिजीज के साथ। तो याद रखना है रिलेट, नॉट रिलेट टू लाइम डिजीज। यूरिनरी ट्रैक के कोई भी सिम्टम्स जो हैं वो लाइम डिजीज के साथ रिलेट नहीं करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, फीवर जो है इसको 103 हुआ है अकरिंग ओवर द लास्ट 2 to 3 weeks। तो आपको याद रखना है फीवर जो है फीवर जो है ओवर 103 अकरिंग ओवर लास्ट 2 weeks, तो ये आपको याद रखना है, ये जो है वो कैरेक्टरिस्टिक साइंस तो यहाँ पे नहीं माना जाएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक साइंस जो है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक साइंस जो है वो यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे क्या रहेगा, रहेगा नहीं। रेसेस ओवर पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट, तो आपको याद रखना है रेसेस जो है वो लाइम डिजीज में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। रेसेस कवरिंग ऑन पाम ऑफ हैंड्स एंड सोल ऑफ द फीट, तो आपको याद रखना है ये जो हैंड और सोल पे जो आपके रेसेस देखने को मिल रहे हैं ये यहाँ पे लाइम डिजीज में नहीं पाए जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी। अब बात कर लेता हूं मैं, आपका लास्ट ऑप्शन है हेडेक, मैलेज और सोर थ्रोट। तो आपको याद रखना है
लाइम डिजीज में आपको यही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इनिशियली। अभी मैं और आपको बताऊं इसके बारे में तो ज़्यादा आपके ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे। देखिए लाइम डिजीज में जो है वो आपको मैं बताऊं तो लाइम डिजीज के जो सिम्टम्स हैं, लाइम डिजीज के जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, लाइम डिजीज के जो सिम्टम्स है वो आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। जैसे ऑप्शन में दिए गए हैं आपके, हेडेक होता है एक, तो आपको याद रखना है मैलेज होगा, ठीक है, हेडेक है, मैलेज है, इसके साथ साथ थ्रोट थ्रोट भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इसके साथ फटीग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, फटीग के साथ एनोरेक्सिया यानी लॉस ऑफ एपेटाइट आपको देखने को मिलेगी, इसके साथ स्टिफ नेक देखने को मिलती है, गर्दन जो है वो स्टिफ हो जाती है, ठीक है, स्टिफ नेक देखने को मिल जाएगी, इसके साथ स्वेलिंग, यहाँ पे क्वेश्चन था तो जनरलाइज लिम्फ एडिनोपैथी आपको देखने को मिलेगी, जनरलाइज लिम्फ एडिनोपैथी आपको देखने को मिलेगी, एडिनोपैथी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, लिम्फ एडिनोपैथी जनरलाइज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। इसके साथ साथ अब ये कंडीशंस अगर ज़्यादा ये मान के चलिए वर्स हो जाए तो स्प्लेनोमेगाली आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, स्प्लेनोमेगाली आपको देखने को मिल सकता है, कंजक्टावाइटिस आपको देखने को मिल सकता है, कंजक्टावाइटिस आपको देखने को मिल सकता है, ये वर्स कंडीशंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या देखने को मिल सकता है कफ देखने को मिल सकता है, ठीक है, कफ देखने को मिल सकता है। तो ये सिचुएशंस अगर आपके दिखाई दे रही हैं, हेडेक हो गया, मलेज हो गया, सोर थ्रोट हो गया, इसके साथ फटीग है, जनरलाइज एडिनोपैथी है, स्प्लीनोमेगाली है, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस है, एनोरेक्सिया है, ये सिम्टम्स होते हैं किसके, आपके लाइम डिजीज के, ठीक है। और लाइम डिजीज किससे स्प्रेड होती है, टिक से होती है। तो ये आपको याद रखना है कि लाइम डिजीज से जो ये जो क्वेश्चंस बन रहा है आपसे, क्वेश्चंस जो पूछा गया है कि भैया जब मदर और चाइल्ड के साथ क्वेश्चन हो रहा है तो इनिशियली हिस्ट्री में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इनिशियली हिस्ट्री में आपको हेडेक देखने को मिल रहा है, मैलेज देखने को मिल रहा है, शोर थ्रोट देखने को मिल रहे हैं, इसके साथ साथ और भी सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। तो ये सिम्टम्स जो हैं ये रिलेट करते हैं किससे, लाइम डिजीज से, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या रहेगा, डी रहेगा। लाइम डिजीज में ना ही फीवर का कोई कॉन्सेप्ट है 103 डिग्री, ठीक है, ना उसमें रेसेस आपको पाम और सोल पे दिखाई देने वाला है, और ना ही यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स आपको लाइम डिजीज में रिलेट करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए मैं बताया था आपको, ये क्वेश्चन आपका आ गया है, द मोस्ट कॉमनली नॉन वेक्टर्स लाइम डिजीज आर, ठीक है, तो लाइम डिजीज का आपको मुझे बताना है लाइम डिजीज का आपको मुझे बताना है कि मोस्ट कॉमनली नॉन वेक्टर कौन है लाइम डिजीज का, तो आपको याद रखना है टिक्स जो है ये आपका लाइम डिजीज का जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है नॉन वेक्टर होगा, ठीक है। मॉस्किटो किसके लिए होते हैं, डेंगूज के लिए, डेंगू हो गया, ये आपको याद रख, ठीक है, ये आपको याद रख, ठीक है। KFD के लिए भी टिक्स ही होते हैं, काइसोनार फॉरेस्ट डिजीज जो है इसके लिए भी जो आपको याद रखना है, काइसोनार फॉरेस्ट डिजीज जो होती है इसके लिए भी टिक्स जो है वो जिम्मेदार, ठीक है, ये बात आपको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेबोरेटरी टेक्निक स्पेसिफिक फॉर डायग्नोसिंग लाइम डिजीज, लाइम डिजीज से फिर से क्वेश्चन आया है, और यहाँ पे आपको लेबोरेटरी टेक्निक के क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइम डिजीज को अगर आपको डायग्नोस करना है तो लैब की वो कौन सी टेक्निक है जो जिससे आप इजीली जो है वो इवालुएट कर सकते हैं कि कैंडिडेट को लाइम डिजीज हुआ है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, पहला ऑप्शन है PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, दूसरा है हेटेरोफिल एंटीबॉडी टेस्ट, थर्ड है डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल और इंक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल, ठीक है। तो आपको याद रखना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इंक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल, तो लाइम डिजीज में इंक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल होता ही नहीं है, और ना ही कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज होता है, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। और हिटेरोफिल एंटीबॉडी जो टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है, तो आपको याद रखना है हिटेरोफिल एंटीबॉडी जो टेस्ट है ये किया जाता है मोनोन्यूक्लियोसिस के, न्यूक्लियोसिस जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए जो है वो आपकी हेटेरोफिल एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस जो है ये आपका राइट आंसर होगा PCR चेन रिएक्शन, याद रखना PCR चेन रिएक्शंस जो है, PCR चेन रिएक्शंस जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पेसिफिक जो डायग्नोस्टिक है,
स्पेसिफिक जो डायग्नोसिस है किसके लिए, लाइम डिजीज के लिए, वो आपका रहेगा PCR चैन रिएक्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। PCR चैन रिएक्शन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, ए रहेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स वुड एक्सपेक्ट इंक्लूड विच ऑफ फॉलोइंग व्हेन प्लानिंग। नर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शंस है जो रहेगा बेस्ट किसके लिए, लाइम डिजीज का क्लाइंट के मैनेजमेंट के लिए। जब आप लाइम डिजीज के क्लाइंट के लिए मैनेजमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शंस है जो आपके लिए या इस पेशेंट्स के लिए जो बेस्ट क्या रहेगा मैनेजमेंट ट्रीटमेंट रहेगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 6 to 8 वीक, ठीक है, 6 to 8 वीक याद रखना है, 6 to 8 वीक, क्लियर। 6 to 8 वीक जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखिए टेट्रासाइक्लिक ट्रीटमेंट है, थर्ड है IV एम्फोटेरिसिन B, और लास्ट है हाई प्रोटीन डाइट विथ लिमिटेड फ्लूइड, ठीक है। तो देखिए हम इसको ऑप्शंस को क्लियर करते हुए चलते हैं। तो लाइम डिजीज के लिए आपको याद रखना है, लाइम डिजीज के लिए हम जो ट्रीटमेंट यूज करते हैं वो करते हैं टेट्रासाइक्लिन ट्रीटमेंट, इसलिए आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूछा गया है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर लाइम डिजीज, तो आपके पास आंसर होना चाहिए टेट्रासाइक्लिन। और याद रखना है आपको टेट्रासाइक्लिन जो है वो मोर देन 6 years के बच्चों को ही अपन देते हैं, ठीक है। हमेशा आपको याद रखना है टेट्रासाइक्लिन बिलो 2 years के बच्चों को नहीं दी जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है ये स्ट्रो से दी जाएगी, स्ट्रो यहाँ पे यूज होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो डेंटल स्टैनिंग हो जाती है, याद रखना, ठीक है। इसलिए स्ट्रो यहाँ पे यूज करना चाहिए, ठीक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रखा गया है लाइम डिजीज के लिए कौन, टेट्रासाइक्लिन ट्रीटमेंट। अब आपको मैं बताऊं कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 6 to 8 वीक, तो आपको याद रखना है क्लाइंट को जो है वो बेड रेस्ट रखने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। IV एम्फोटेरिसिन B अगर आप देते हैं तो IV एम्फोटेरिसिन B जो है ये हम देते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस के ट्रीटमेंट, ठीक है, IV एम्फोटेरिसिन B, क्योंकि ये फंगल प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जबकि लाइम डिजीज जो है वो बैक्टीरियल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको एम्फोटेरिसिन जो है वो हम किसके लिए देते हैं, हिस्टोप्लाज्मोसिस के लिए। और हाई प्रोटीन डाइट विथ लिमिटेड फ्लूइड, तो याद रखना है तो यहाँ पे लिमिटेड हाई प्रोटीन डाइट एंड लिमिटेड फ्लूइड्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रेस्ट्रिक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो लिमिटेड फ्लूइड यहाँ पे दिया गया है इसकी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे जरूरत नहीं है, यानी फ्लूइड्स जो है वो आप प्रॉपर दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, लाइम डिजीज का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहने वाला है, टेट्रासाइक्लिन। अगर एज जो बच्चे की है वो मोर देन 2 years से ज्यादा होनी चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। बिलो 2 years हम टेट्रासाइक्लिन ट्रीटमेंट देते हैं वो, ठीक है। और जब भी आप दे तो आपको याद रखना है इसको स्ट्रो के साथ दी जानी चाहिए ताकि डेंटल स्टैनिंग से आप बच जा सकें, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, बी रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 3 साल का बच्चा है जो हॉस्पिटलाइज हुआ है बर्न कवरिंग हार्ट ट्रंक, ठीक है, बर्न कवरिंग हार्ट ट्रंक, ठीक। देखिए एक 3 साल का बच्चा है जिसको बर्न हुआ है कहाँ पे, ट्रंक पे और लोअर एक्सट्रीमिटीज पे, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग वुड द नर्स यूज टू असेस एडिक्वेसी ऑफ फ्लूइड रिसस्टिटेशन द बर्न क्लाइंट। नीचे दिए गए जो ऑप्शंस है उनमें से नर्स वो कौन सा ऑप्शंस यूज करने वाली है असेस करने के लिए, जिससे ये पता चले कि फ्लूइड का जो रिसस्टिटेशन है वो बर्न क्लाइंट में जो है वो कितना है, एडिक्वेट है। इसका आपको कैसे पता चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्न से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और इसमें ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ब्लड प्रेशर, सेकंड ऑप्शन है सीरम पोटेशियम लेवल, थर्ड ऑप्शन है यूरिन आउटपुट और लास्ट ऑप्शन है आपका पल्स रेट। तो देखिए पहले आपको बताऊं
ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो यहाँ पे नॉर्मोटेंसिव रहने वाला है, ये आपको याद रखना है। पहले ही कंडीशंस कैसी है यहाँ पे, हाइपोवोलेमिया की, क्योंकि बर्न के केस में केस आपको कैसा देखने मिलेगा, हाइपोवोलेमिया। इसीलिए आपकी प्रायोरिटी यहाँ पे क्या रहती है, सबसे पहले फ्लूइड रिसस्टिटेशन की। पहली प्रायोरिटी बर्न के केस में क्या रहती है, फ्लूइड रिसस्टिटेशन, ये आपको याद रखना है। और मैं बता भी चुका हूँ यहाँ पे पार्कलैंड फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि फर्स्ट 24 आवर्स आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। और उसके बाद देखें सेकंड ऑप्शन, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं रहेगा। सीरम पोटाशियम लेवल, तो आपको याद रखना है सीरम पोटाशियम जो लेवल है ये रिलायबल नहीं है, ये रिलायबल नहीं है, इससे आप फ्लूइड रिसस्टिटेशन का पता नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये यहाँ पे माना नहीं जाएगा। फिर आपका ऑप्शन आता है पल्स रेट। पल्स रेट में आपको याद रखना है क्या, पल्स रेट जो है ये या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। ये यानी ये भी जो है वो रिलायबल नहीं होती है, किसके लिए, फ्लूइड स्टेटस के पता करने के लिए। यानी एडिक्वेसी हमें किसका पता करनी है, फ्लूइड की, कि भाई फ्लूइड जो रिसस्टिटेट हमने किया है बर्न के पेशेंट में या बर्न के बच्चे में, वो आपका प्रॉपर है या नहीं है, एडिक्वेट है या नहीं है, तो उससे पल्स रेट से पता नहीं कर सकते आप। तो ऑप्शन आपका कौन सा बचा है, यूरिन आउटपुट, यानी राइट आंसर आपका यहाँ क्या रहेगा, सी। अब यूरिन आउटपुट कैसे रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यूरिन आउटपुट में आपको याद रखना है, यूरिन आउटपुट में आपको याद रखना है यूरिन आउटपुट, ठीक है, और कैपिलरी रिफिल। यूरिन आउटपुट और कैपिलरी जो रिफिल्स है, ठीक है, ये दोनों ही मेथड्स कैसी हैं, रिलायबल है। ये दोनों ही मेथड्स कैसी हैं, रिलायबल है, ठीक है। यानी आप जो फ्लूइड उनको दे रहे हैं वो हो गया इनटेक में, और यूरिन आउटपुट जो आपका जा रहा है वो जा रहा है आउटपुट में, ठीक है। तो जितना आप इनटेक दे रहे हैं उसके कंपेरिजन में कितना आउटपुट जा रहा है, इससे आप पता कर सकते हैं कि बॉडी में जो एडिक्वेट फ्लूइड जो है वो सस्टेन्ड है या नहीं है, वो सस्टेन्ड है या नहीं है, ठीक है। तो एडिक्वेट फ्लूइड के बारे में जो स्टेटस आपको पता करना है वो आप किससे पता कर सकते हैं, आउटपुट और इनटेक से। तो आउटपुट यहाँ पे कौन है, यूरिन आउटपुट है। तो यूरिन आउटपुट यहाँ पे आपका करेक्ट जाएगा, जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्लाइंट को जो हम फ्लूइड रिसस्टिटेट कर रहे हैं वो कितना अंदर बॉडी के सस्टेंड कर रहे हैं और कितना एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है फ्लूइड रिसस्टिटेशन के लिए एडिक्वेट जो रिलायबल इंडिकेटर है वो कौन सा है, आपका यूरिन आउटपुट और कैपिलरी रिफिल। जिसमें भी कंपेरेटिवली सबसे ज्यादा आपका कौन सा राइट आंसर होगा, यूरिन आउटपुट। तो याद रखना है ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत बार पूछा गया है और बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चंस डायरेक्टली इसी तरह से आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या रहेगा, यूरिन आउटपुट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है प्रॉपर पोजिशनिंग फॉर चाइल्ड हु इज ब्रियांट ट्रैक्शंस। ये क्वेश्चन आ गए हैं अब आपके ट्रैक्शंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज आपके ट्रैक्शंस क्लियर हो जाएंगे। कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे ट्रैक्शंस यहाँ पे जितने इस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो ट्रैक्शंस आपके कंप्लीट हो, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, प्रॉपर पोजिशनिंग फॉर द प्रॉपर पोजिशनिंग फॉर द चाइल्ड हु इज ब्रियांट ट्रैक्शन। अब ब्रियांट ट्रैक्शन की यहाँ पे आपको पोजिशनिंग, पहला ऑप्शन देखिए क्या है, दोनों हिप्स फ्लैक्स हैं 90 डिग्री पे और नी जो है वो एक्सटेंड है, ठीक है। हिप्स जो है दोनों वो फ्लैक्स हैं, याद रखना, और नी जो है घुटना जो है वो आपका एक्सटेंड है, और बटक्स जो है वो इलिवेट है ऑफ द बेड, बेड के ऊपर जो है वो बटक्स जो है वो इलिवेटेड है, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देखिए, दोनों लेग्स जो है वो एक्सटेंडेड है और हिप्स जो है वो फ्लैक्स नहीं है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, अफेक्टेड लेग जो है वो एक्सटेंडेड है, यानी जिस लेग को फ्रैक्चर हुआ है वो एक्सटेंडेड है, और स्लाइटली हिप जो है वो फ्लैक्स है, स्लाइटली। लास्ट ऑप्शन क्या है, बोथ हिप्स और नी, दोनों हिप्स और नी दोनों ही क्या है, मेंटेन हो रहे हैं 90 डिग्री फ्लेक्शन पे एंगल पे, ठीक है। हिप्स और नी दोनों ही 90 डिग्री फ्लेक्शन एंगल पे क्या हो रहे हैं, मेंटेन हो रहे हैं, और बैक जो है वो फ्लैट है ऑन द बेड, बैक जो है वो फ्लैट है ऑन द बेड। तो मैं आपको बताऊं कि जो पहला ऑप्शन है यहाँ देखिए, दोनों हिप्स जो है वो फ्लेक्स है कितनी डिग्री पे, 90 डिग्री के एंगल पे, और नी जो है वो एक्सटेंडेड है, नी क्या है, एक्सटेंडेड है, तो आपको याद रखना है, और बटक्स जो है वो एलिवेटेड है ऑफ द बेड। तो यही क्या है आपका ब्रियांट ट्रैक्शन है, यही क्या है आपका ब्रियांट ट्रैक्शन है, ठीक है, याद रखना है। इसको गैलोज भी बोलते हैं, इसको
गैलोज भी बोलते हैं, लेकिन गैलोज ट्रैक्शन जो है वो हम चिल्ड्रन में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर्स में, ठीक है। दोनों लेग अगर एक्सटेंडेड हैं और हिप्स जो है वो फ्लैक्स नहीं है, हिप्स जो है वो फ्लैक्स नहीं है, तो याद रखना है हिप्स जो है वो फ्लैक्स नहीं है, तो आपको याद रखना है इस टाइप के जो ट्रैक्शन होते हैं ये कौन से ट्रैक्शन इस टाइप दोनों लेग्स जो हैं वो एक्सटेंडेड है, हिप्स जो है वो फ्लैक्स नहीं है, हिप्स जो है फ्लैक्स नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं बक ट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? बक ट्रैक्शन। और ये एक प्रकार का स्किन ट्रैक्शन होता है, याद रखना है सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है? अफेक्टेड जो लेग है वो क्या है? एक्सटेंड है, और स्लाइटली हिप यहाँ पे क्या है? फ्लेक्शन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम रूसेल ट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? रूसेल ट्रैक्शन। यहाँ पे याद रखना है अफेक्टेड लेग को अगर आप एक्सटेंड करते हैं और हिप्स को स्लाइटली आप क्या कर रहे हैं? फ्लेक्स कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम रूसेल ट्रैक्शन। और दोनों ही हिप्स और नी दोनों ही किस पे है? 90 डिग्री पे है, तो यहाँ पे याद रखना है इसको बोलते हैं हम 90 डिग्री ट्रैक्शन। 90 डिग्री ट्रैक्शन, जहाँ पे दोनों ही हिप्स और दोनों ही नी जो है वो मेंटेन किया गया है 90 डिग्री फ्लेक्शन एंगल पे, और बैक जो है वो फ्लैट है, यानी बेड के ऊपर ही है, फ्लैट है ऑन बेड, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ये सारे ट्रैक्शंस जो हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपके ऑप्शंस मैंने यहाँ पे आपके क्लियर कर दिए हैं, ये ऑप्शंस आप उससे रिलेट कर देना जो मैंने आपको बता भी दिए हैं। चारों ऑप्शंस के सारे सिलेक्शन आपके सामने हैं। वीडियो के एंड होते ही जैसे अपने पूरे क्वेश्चन होते हैं उसके बाद में मैं आपको इमेज बेस के हिसाब से सारे ट्रैक्शंस बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ए रहने वाला, याद रखना है कौन सा रहेगा? ए रहेगा, क्लियर। ये होता है ब्रियान ट्रैक्शंस। नेक्स्ट देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चाइल्ड है जो सस्टेंड है, एक चाइल्ड है जो सस्टेंड हो रहा है सुप्रा कॉन्डिलियर फ्रैक्चर ऑफ फीमर। फीमर में कौन सा फ्रैक्चर हो गया? उसको सुप्रा कॉन्डिलियर फ्रैक्चर हो चुका है। जब आप उसको असेस कर रहे हैं वास्कुलर इंजरी को, अब देखिए सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, लॉन्ग बोन जब भी फ्रैक्चर होती है ठीक है, लॉन्ग बोन जब भी फ्रैक्चर होती है तो हम क्या करते हैं? वास्कुलर इंजुरी यानी हम न्यूरोमास्कुलर जो है वो असेसमेंट करते ही करते हैं। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है कि सुप्रा कॉन्डिलियर फ्रैक्चर हो गया है फीमर का, जब आप असेस कर रहे हैं वास्कुलर इंजुरी को तो नर्स जो है वो अलर्ट हो जाती है, किसके लिए? साइन ऑफ इस्चीमिया। इस्चीमिया किसको कहते हैं? ब्लड सप्लाई जहाँ पे स्टॉप हो गई है, रुक गई है, तो इस्चीमिया के साइन को आपको क्या करना है? असेस करना है, अलर्ट होना है। कौन से साइन आपको देखने को मिलेंगे जो कि रिलेट करते हैं किसके साथ? इस्चीमिया के साथ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन है ब्लीडिंग, ब्रुशिंग और हेमरेज। सेकंड ऑप्शन है सीरम लेवल क्रिएटिनिन का, एल्कलाइन फॉस्फेटेज का और एस्पारेट ट्रांसअमाइनेज यानी एएसटी, इनका लेवल अगर आपका बढ़ रहा है तो क्या ये इस्चीमिया के साइन है। लास्ट थर्ड ऑप्शन क्या है? पेन, पेलर, पल्सलेसनेस। पेन का मतलब फिक्टेड लिम्स में पेन हो रहा है, पेलर है, पल्सलेसनेस है, पेरेस्थीसिया या पैरालिसिस है, या ये चीज है, तो आपको इस्चीमिया का पता लग जाएगा। या फिर जनरलाइज स्वेलिंग है, पेन है और डिमिनिश फंक्शनल यूज विथ मसल्स रिजिडिटी एंड क्रैपिटस। क्या आंसर होने वाला है बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन जो है ब्लीडिंग, ब्रूशिंग और हेमरेज देखिए अब क्या है कि पहला ऑप्शन क्या है? ब्लीडिंग होना, ब्रशिंग होना और हेमरेज होना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो तीनों सिम्टम्स यहाँ पे दिए गए हैं ये किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू इंजरी। अगर मान लीजिए फ्रैक्चर हुआ है तो जैसी बात इंजरी हुई है, इंजरी हुई है तो ब्लीडिंग भी हो सकती है, ब्रूशिंग भी हो सकती है और हेमरेज भी हो सकती है, तो ये इंजरी की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे इसी में से रिलेटेड कुछ है नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है? इंक्रीज सीरम लेवल ऑफ क्रिएटिनिन, एल्कलाइन फॉस्फेटेज और एस्पारेट ट्रांसअमाइनेज। तो देखिए हमेशा आपको याद रखना है ये जो चीजें बढ़ रही हैं, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ रहा है, एएसटी बढ़ रहा है, ये होता है ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ मसल्स इंटीग्रिटी, ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ मसल्स इंटीग्रिटी, यानी जो मसल्स हैं वो फ्रैक्चर होने के साथ साथ क्या हो गई हैं, उनकी जो इंटीग्रिटी है वो क्या हो गई? पूरी तरीके से टूट गई है। तो डिसरप्शन होने की वजह से ये लेवल जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ये रिलेट कर रहे हैं इस चीज में से? नहीं कर रहे हैं, इस चीज में से कोई लेना देना इनका नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखिए, जनरलाइज स्वेलिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, डिमिनिश उसका फंक्शन हो गया है, मसल्स रिजिडिटी हो गई, क्रैपिटस। तो ये क्या है? ये कॉमन साइन है। ये क्या है? ये कॉमन साइन है किसके? फ्रैक्चर के। कॉमन साइन ऑफ किसके हैं? फ्रैक्चर के। लेकिन ये भी क्या इसी में से रिलेटेड है? नहीं है। इसी में से रिलेटेड कुछ हो रहा है यहाँ पे? नहीं है।
अब देखिए, अगर आपको वास्कुलर असेसमेंट करना है या न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट करना है जब भी किसी फ्रैक्चर्स बोन का, तो आपको डिस्टल साइड पे करना होता है। तो देखिए वहां पे पेन है कि नहीं है, पहले दिन उसका कलर कैसा आ रहा है, पल्सलेसनेस यानी पल्सलेस है, पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है, वो डिस्टल साइड पे चेक करते हैं अपन, ठीक है। पेरेस्थीसिया, ठीक है, और पैरालिसिस, ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन तो नहीं हो रहा है उसको, या फिर पैरालिसिस मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये किससे रिलेटेड करते हैं, ये रिलेट करते हैं इस्चीमिया से, कि ब्लड सप्लाई वहां पे आगे हो रही है कि नहीं हो रही है, ब्लड सप्लाई डिमिनिश तो नहीं हो गई है डिस्टल पार्ट्स में। ये सब चीजें आपको किससे रिलेट होती हैं, इस्चीमिया से रिलेट होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या जाएगा, सी जाएगा। पेन, पेलर, पल्सलेसनेस, पैरास्थीसिया और पैरालिसिस, ये हम चेक करते हैं जब भी किसी लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हो जाता है, तो डिस्टल जो साइट होती है उस पे हम ये चीजें सारी चेक की जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग फिनेटोइन, ठीक है, डायलेंटीन दे रहे हैं किसी बच्चे को, नर्स शुड बी अवेयर टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ फिनेटोइन थेरेपी। अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये पूछा गया है, लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं टॉक्सिक इफेक्ट में और साइड इफेक्ट में। क्वेश्चन आपसे ओनली टॉक्सिक इफेक्ट पूछा गया है। फिनेटोइन आप किसी बच्चे को दे रहे हैं, नर्स जो है वो सस्पेक्ट है किसके लिए, टॉक्सिक इफेक्ट के लिए जो फिनेटोइन से होने वाला है। तो कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो टॉक्सिक इफेक्ट रहने वाला है किसके लिए, फिनेटोइन के लिए। तो आपको आंसर बताना है मुझे, वो कौन सा आंसर रहेगा। तो आपको याद रखना है अपन चलते हैं, देखिए पहला ऑप्शन है, नीचे से देखते हैं, पहला ऑप्शन है स्टेफन्स जॉनसन सिंड्रोम, सेकंड ऑप्शन है फोलेट डेफिशिएंसी, थर्ड ऑप्शन है ल्यूकोपेनिक एप्लास्टिक एनीमिया, और लास्ट ऑप्शन है ग्रेनुलोसाइटोसिस नेफ्रोसिस। तो आपको याद रखना है ग्रेनुलोसाइटोसिस और नेफ्रोसिस जो है ये दोनों ही टॉक्सिक इफेक्ट जो है, दोनों टॉक्सिक इफेक्ट किसके होते हैं, तो आपको याद रखना है ट्राइमेथाडियोन के, ट्राइमेथा ट्राइमेथाडियोन के, ये आपको याद रखना है। ट्राइमेथाडियोन जो ड्रग होती है उसके टॉक्सिक इफेक्ट कौन से होते हैं, ग्रेनुलोसाइटोसिस का बढ़ जाना और नेफ्रोसिस होना, ठीक है। तो आपको याद रखना है ग्रेनुलोसाइटोसिस और नेफ्रोसिस जो है ये टॉक्सिक इफेक्ट किसके हैं, ट्राइमेथाडियोन ड्रग के होता है। सेकंड थर्ड ऑप्शन देखिए, ल्यूकोपेनिक एप्लास्टिक एनीमिया। तो ल्यूकोपेनिक एप्लास्टिक जो एनीमिया है ये टॉक्सिक इफेक्ट होता है कार्बमेजापाइन का, ये टॉक्सिक इफेक्ट होता है किसका, कार्बमेजापाइन का। कार्बमेजापाइन जो ड्रग होती है, ठीक है, कार्बमेजापाइन जो ड्रग होती है उसके टॉक्सिक इफेक्ट कौन है, ल्यूकोपेनिक एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। फोलेट डेफिशिएंसी की मैं बात करूं तो फोलेट डेफिशिएंसी आपको याद रखना है, फोलेट डेफिशिएंसी जो है ये क्या है, साइड इफेक्ट है। और हमेशा ये क्वेश्चन इसी जगह गलत होता है, ये साइड इफेक्ट होता है किसका, फिनेटोइन का, किसका होता है, फिनेटोइन का। लेकिन आपसे क्वेश्चन किसका पूछा गया है, टॉक्सिक इफेक्ट का। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, स्टेफन जॉनसन सिंड्रोम, याद रखना है आपको स्टेफन जॉनसन सिंड्रोम जो है वो फिनेटोइन थेरेपी का टॉक्सिक इफेक्ट होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जैसे बात करें स्टेफन जॉनसन सिंड्रोम क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो याद रखना है स्टेफन जॉनसन जो सिंड्रोम होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन है, मेडिकल अर्जेंसी सिचुएशंस है, और ये किसकी वजह ये होती है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में, ठीक है। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की क्या है ये सिचुएशन है। इसमें होता क्या है, क्यों होता है, तो आपको याद रखना है ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन, ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन। अब एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और इसमें होता क्या है, इसमें आपको याद रखना है रेड स्पॉट्स, ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे ब्लिस्टर्स बनने लग जाते हैं, ब्लिस्टर्स बनने लग जाएंगे, ब्लिस्टर्स के साथ पस फॉर्म हो जाएगी, लेटर स्टेज में पस फॉर्म हो जाएगी। और ज्यादातर ये इफेक्ट किसको इसको करते हैं, जैसे स्किन को करते हैं, ठीक है, स्किन में भी जैसे माउथ, लिप्स, ठीक है, लिप्स और आईज, ठीक है, लेटर स्टेज में ये जाकर इनको इफेक्ट बहुत ज्यादा ही करते हैं। और पेनफुल ब्लिस्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, पेनफुल ब्लिस्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, याद रखना है। रेड कलर के स्पॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे,
ठीक है। और ज़्यादातर आपको माउथ, लिप्स और आईज के एरिया में ज़्यादा इफेक्ट होता है। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की इश्यूज है, और ज़्यादातर ये चांसेस किसकी वजह से होती है, ड्यू टू एनाफाइलेटिक या एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो फिनेटोन में भी जो आपका टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलेगा वो यही देखने को मिलेगा, स्टेफेंस जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए क्या है। 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट है, 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट है, ठीक है, हैज एडमिट हुआ है इमरजेंसी रूम में विथ फेब्राइल सीजर, विथ फेब्राइल सीजर। इन दिस टीचिंग, इन द टीचिंग ऑफ पेरेंट्स द नर्स स्टेट दैट। अब आपको फेब्राइल सीजर्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, बस और कुछ नहीं पूछा। एक बच्चा है जिसको 6 मंथ ओल्ड है, उसको फेब्राइल सीजर हुआ है। तो देखिए क्या है, सस्टेन्ड टेम्परेचर एलिवेशन ओवर 103 जनरली रिलेटेड टू फेब्राइल सीजर्स। तो आपको याद रखना है, जनरली फेब्राइल सीजर्स जो है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ही फीवर के साथ एक्यूरेट मतलब फॉलो हो जाए तो आपको फेब्राइल सीजर मानना है। यहाँ पे दे रखा है 103, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। फेब्राइल सीजर्स डू नॉट यूजुअली रीअकर, तो ये भी गलत है। फेब्राइल सीजर्स जो है वो रिकरेंस होते रहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। जबकि ये क्या कह रहा है कि यूजुअली रिकर नहीं होता है, ये ऑप्शन भी गलत है। देयर इज ए लिटिल रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट एंड मेंटल रिटार्डेशन एज सिक्वली ऑफ फेब्राइल सीजर्स। तो ये अपन मान सकते हैं भाई, यहाँ पे लिटिल रिस्क होता है न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट होने का और मेंटल रिटार्डेशन होने का, लेकिन लिटिल रिस्क है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। फिर फेब्राइल सीजर्स आर एसोसिएट विद डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो फेब्राइल सीजर्स जो है वो एसोसिएट होता है विद डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में, फेब्राइल सीजर्स के बारे में, कि भाई फेब्राइल सीजर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए फेब्राइल सीजर्स आपको बता दूं मैं। देखिए फेब्राइल सीजर्स क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं। फेब्राइल सीजर्स जो हैं वो फीवर के साथ चिल्ड्रंस एज में, चाइल्ड एज में जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। इसमें होता क्या है, तो इसमें जो कोर टेम्परेचर है वो इंक्रीज रहेगा, कोर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज रहेगा। इसके साथ साथ एल्कलोसिस आपको देखने को मिलता है, एल्कलोसिस जो है वो देखने को मिलता है ब्लड में। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 1 बीटा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि रिलीज होता है। ठीक है, ये फेब्राइल सीजर्स में आपको ये फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जनरलाइज आपको याद रखना है, यहाँ पे टोनिक क्लोनिक सीजर्स आपको देखने को मिलता है। टोनिक क्लोनिक सीजर्स जो है वो आपको देखने को मिलता है किसमें, फेब्राइल सीजर में। और टोनिक क्लोनिक सीजर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे स्टिफनेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्टिफनेस देखने को मिलता है, जर्किंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जर्किंग मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी देखने को मिल सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इसका मतलब न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट भी देखने को मिल रहा है और मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या रहेगा, सी रहने वाला है। फेब्राइल सीजर्स के साथ साथ यहाँ पे आपको फीचर्स में आपको टोनिक क्लोनिक सीजर्स जो फेब्राइल सीजर्स में देखने को मिलते हैं उसमें स्टिफिंग मूवमेंट देखने को मिलेगी, जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलेगी और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी देखने को मिलता है। सेकंड चीज आपको याद रखनी है, ये जो रिजोल्व है ये अपने आप ही हो जाता है, रिजोल्व जो है वो देम सेल्फ। ठीक है, याद रखना है, रिजोल्व जो है वो देम सेल्फ यानी अपने आप ही हो जाता है लंबे समय तक ये कोई भी नुकसान नहीं करता है। और चिल्ड्रंस एज में फीवर के साथ साथ होता है। फीवर में आपको याद रखना है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर है उसके साथ अगर फीवर आ रहा है तो फेब्राइल सीजर्स आने के चांसेस होते हैं बच्चे में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ये कि फेब्राइल सीजर्स के साथ साथ जो न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट देखने को मिल सकता है और साथ साथ में मेंटल रिटार्डेशंस जो है इनके चांसेस लिटिल रिस्क पे रहते हैं। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, लिटिल रिस्क पे रहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो लिटिल रिस्क पे चांसेस हैं, तो मेजर रिस्क यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है, और रिजोल्व भी अपने आप ही हो जाता है, ये आपको याद रखना है। फीवर के साथ अगर बढ़ रहा है इसका मतलब है कि फेब्राइल सीजर्स जो है वो आपको चिल्ड्रंस एज में देखने को मिल जाए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन असेसिंग ए चाइल्ड विथ डायबिटीज इंसिपिडस, DI का प्रॉब्लम है। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस है,
द नर्स शुड बी अवेयर ऑफ कार्डिनल साइन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कार्डिनल साइन पे, डायबिटीज इंसिपिडस पे। तो देखिए पहला ऑप्शन है एनीमिया, वोमिटिंग, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, इरिटेबिलिटी रिलीविंग बाय फीडिंग फॉर्मूला, हाइपोथर्मिया एंड एजोटेमिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस से रिलेटेड करता है। तो कार्डिनल साइन आपको यहाँ पे बताने हैं। तो देखिए कार्डिनल साइन जो यहाँ पे रहने वाला है डायबिटीज इंसिपिडस के, तो आप सभी को पता है डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये किसको कहते हैं हम, डायबिटीज इंसिपिडस। यहाँ पे याद रखना है आपको। तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है आपका एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एंटी डायबिटिक हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने की वजह से कंडीशंस कैसी हो जाएगी, यूरिन जो है वो ज़्यादा पास आउट होगा। तो यहाँ पे पोलीयूरिया भी देखने को मिलेगा आपको और पोलीडिप्सिया भी देखने को मिलेगा, जेजेटी जैसे डीएम में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा आपका, बी रहने वाला है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एनीमिया और वोमिटिंग जो है वो कार्डिनल साइन यहाँ पे नहीं होते हैं डायबिटीज इंसिपिडस के, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत रहेगा। इरिटेबिलिटी रिलीव्ड बाय फीडिंग फार्मूला। तो इरिटेबिलिटी जो होती है वो रिलीव होती है फीडिंग फार्मूला से नहीं होती, वो किससे होती है, वाटर फार्मूला से होती है। ये बात आपको याद रखना है। डायबिटीज इंसिपिडस के जो बच्चे होते हैं उनके इरिटेबिलिटी को अगर आपको रिलीव करना है तो वाटर फार्मूला से रिलीव्ड होती है, ना कि फीडिंग फार्मूला। ये बात आपको याद, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा। हाइपोथर्मिया और एजोटेमिया, तो हाइपोथर्मिया और एजोटेमिया जो है ये क्या है, ये साइन है। ये आपको याद रखना है, ये क्या है, जस्ट साइन है। कार्डिनल साइन आप इसको नहीं बोल सकते हैं, ये बात आपको याद रखना है। हाइपोथर्मिया और एजोटेमिया जो है वो जस्ट यहाँ पे क्या है, साइन है, नॉट ए कार्डिनल साइन। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है आपका, बी रहने वाला। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूजुअल ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस इज विथ IM इंट्रामस्कुलर और SC सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन 10-8 इन ऑयल। यूजुअल ट्रीटमेंट यहाँ पे दे रहे हैं हम, क्या दे रहे हैं, एडीएच की यहाँ कमी है और एडीएच को हम क्या बोलते हैं, वैसोप्रोसिन बोलते हैं। ठीक है, तो वैसोप्रेसिन 10-8 करके कोई इंजेक्शन है जो ऑयल के सॉल्यूशन में मिला के दिया जाएगा इनको, IM और SC इंजेक्शन। ठीक है, चलो मान लिया। नर्सिंग केयर क्या बोल रहा है, रिलेटेड टू क्लाइंट रिसीविंग IM वैसोप्रोसिन 10-8 वुड इंक्लूड। अब आपको जब आप इसको इंजेक्शन दे रहे हैं वैसोप्रेसिन 10-8 IMV, ठीक है, तो नर्सिंग केयर यहाँ पे क्या रहने वाली है इस क्लाइंट को जब ये रिसीव करेगा इस इंजेक्शन को। तो पहला ऑप्शन क्या है, वेट आप वंस ए वीक एंड रिपोर्ट कीजिए फिजिशियन एनी वेट गेन 10 LB। ठीक है, आप वेट जो है वो लीजिए हर हफ्ते में और रिपीट कीजिए फिजिशियन को अगर इसका वेट कितना बढ़ रहा है, 10 LB बढ़ रहा है। तो आपको याद रखना है आपको याद रखना है वेट जो है वो हमेशा डेली लिया जाएगा। वेट जो है वो हमेशा क्या लिया जाएगा, डेली लिया जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस में, ना कि वीकली लिया जाता है। इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत है। लिमिट फ्लूइड इनटेक 500 ml पर डे, तो आपको याद रखना है फ्लूइड जो है वो लिमिट नहीं किया जाता है, जबकि अकॉर्डिंग टू इनटेक दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू यूरिन आउटपुट के अकॉर्डिंग जो है वो फ्लूइड जो है वो दिया जाना चाहिए, जाकि रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूरिन आउटपुट आपको फ्लूइड जो है वो प्रोवाइड करना है, वो आपको प्रोवाइड करना है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपका गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, स्टोर द मेडिकेशन इन रेफ्रिजरेटर। याद रखना है रेफ्रिजरेटर में कभी भी ये मेडिसिन स्टोर नहीं की जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। इसलिए आपका ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। लास्ट ऑप्शन जो आपका है वो देखिए, होल्ड द वायल, होल्ड द वायल अंडर वार्म वाटर फॉर 10 to 15 मिनट, 10 to 15 मिनट एंड शेक विगोरसली बिफोर ड्रॉइंग मेडिकेशंस इनटू द सिरिंज। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट है, आपको याद रखना है। वैसोप्रेसिन 10-8 जो भी हम देते हैं तो वेसोप्रेसिन्स लाने के बाद हमेशा उस वाटर, उस जो बॉयल होती है उसको दोनों हाथों के बीच में रख के ऐसे उसको विगोरसली शेक किया जाता है, और विगोरसली शेक करने के बाद ही आप उसको ड्रॉविंग करेंगे और सिरिंज में लेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये मेथड आपके लिए हमेशा याद रखनी है आपको, कि जब भी वाटर जो वो
जो वायल होती है वैसोप्रेसिन की, उसको होल्ड किया जाता है वार्म वाटर में 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद उसको विगोरसली शेक करेंगे और शेक करने के बाद ही उसको हम ड्रॉ करते हैं मेडिसिन को देने के लिए पेशेंट्स को। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और इस मेडिसिन को हमेशा ऑयल सॉल्यूशंस में जो है वो एक्टिव किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, जो कि क्वेश्चंस में लिखा हुआ भी है, तो ये आपको याद रखना है। वैसोप्रोसिन्स पे ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसोप्रोसिन ही हम किसको बोलते हैं? एडीएच। और एडीएच कहाँ से निकलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। याद रखना है आपको, ऑक्सीटोसिन और एडीएच दो ही हार्मोन ऐसे होते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए। एक बच्चा है जो एडमिट हुआ है इमरजेंसी रूम में विथ मदर। हर मदर हर मदर स्टेट्स दैट शी हैज बीन एक्सपोज टू चिकन पॉक्स। इसको क्या हुआ है? चिकन पॉक्स हो गया है। ड्यूरिंग जब आप असेसमेंट कर रहे हैं तो नर्स वुड नोट ए कैरेक्टरिस्टिक्स रेस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सिंपल सा कि चिकन पॉक्स का पेशेंट है और अगर आप उसका असेसमेंट कर रहे हैं तो आपको रेसेस कहाँ देखने को मिलेंगे, बस इतना सा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कहाँ देखने को मिलेगा। चिकन पॉक्स में हमेशा आपको एक ट्रिक याद रखनी है, चिकन। चिकन का मतलब क्या होता है? चिकन पॉक्स में हमेशा देखिए वर्ड क्या है? सी। सी से आपको याद रखना है सेंटर। रेसिस के बारे में आपसे पूछे तो सेंटर हमेशा आपको याद रखना है। पहला ऑप्शन देखिए, डेट इज कवर्ड विथ वेसिकुलर स्केब्स इन द मैक्युलर स्टेज। चलिए मान लीजिए। फिर डेट अपीयर्स प्रोफ्यूजली ऑन द ट्रंक एंड स्पेरिसली ऑन द एक्सट्रीमिटीज। फर्स्ट अपीयर्स ऑन द नेक एंड स्प्रेड डाउनवर्ड, अपीयर्स स्पेशली ऑन द चिक्स विच गिव्स ए स्लैब्ड चिक अपीरियंस, ठीक है। तो आपको तो देखिए कि चिकन पॉक्स में आपको हमेशा याद रखना है, पहला ऑप्शन क्या है? डेट इज कवर्ड विद वेसिकुलर स्केब्स इन द मैक्युलर स्टेज। तो आपको यहाँ पे याद रखना है मैक्युलर स्टेज नहीं होती, जबकि यहाँ पे टोटल स्टेज होती है, यानी प्लियोमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलेगा। ऑल स्टेज देखने को मिलती है। ऑल स्टेज कौन कौन सी होती है? मैक्यूल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, पेप्यूल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वेसिकल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। वेसिकल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और क्रस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको स्कैब्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चारों स्टेज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए, डेट अपीयर्स प्रोफ्यूजली ऑन द ट्रंक एंड सेपरेटली ऑन एक्सट्रीमिटीज। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सी बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। यहाँ पे आंसर आपका दिया हुआ है ट्रंक पे। ट्रंक क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है, इसलिए आपको हमेशा याद रखना है चिकन पॉक्स का जो रेसेज है वो ट्रंक पे देखने को मिलेगा और उसके बाद स्पेरेजली एक्ट्रीमिटीज में देखने को मिलता है। थर्ड ऑप्शन क्या है? फर्स्ट अपीयर ऑन द नेक एंड स्प्रेड डाउनवर्ड। तो याद रखना है थर्ड ऑप्शन जो रिलेट करता है, जो कि सबसे पहले नेक पे दिखाई देगा, ठीक है, और स्प्रेड डाउनवर्ड। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है मीजल्स में और जर्मन मीजल्स। मीजल्स और जर्मन मीजल्स, जर्मन मीजल्स और मीजल्स में जो केस होते हैं उनमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और स्पेशली चिक्स पे अगर आपको देखने को मिले, जिसमें स्लैप्ड चिक अपीरियंस आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। ये भी आपको किस में देखने को मिलेगी? मीजल्स में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? मीजल्स में देखने को मिलती है। इसलिए सी और बी डी भी गलत आंसर आपके रहने वाला है। चिकन पॉक्स का रेस हमेशा ही सेंटर पॉइंट पे देखने को मिलता है, यानी ट्रंक पे देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? आपका बी रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्चार्ज टीचिंग है वाज इफेक्टिव। अब आप एज ए नर्स डिस्चार्ज टीचिंग दे रहे हैं एक पेशेंट को, वो कब इफेक्टिव होगी? जब पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड विथ एटोपिक डर्मेटाइटिस, ठीक है। देखिए डिस्चार्ज टीचिंग आप दे रहे हैं किसी पेशेंट्स के पेरेंट्स को, और कब वो इफेक्टिव मानी जाएगी? जब वो पेरेंट्स जो उस चाइल्ड के हैं और चाइल्ड को क्या प्रॉब्लम है? एटोपिक डर्मेटाइटिस है, कुड स्टेट इम्पोर्टेंस ऑफ, ठीक है, कुड स्टेट इम्पोर्टेंस ऑफ, यानी अब पेरेंट्स के द्वारा कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जिससे आपको ये लगेगा कि मैंने जो डिस्चार्ज टीचिंग दी है वो इफेक्टिव है, ठीक है। ये ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिए, मेंटेनिंग हाई ह्यूमिडिफाई एनवायरनमेंट, ओके। फ्यूरी सॉफ्ट स्टब्ड एनिमल फॉर प्ले, ओके। शॉवरिंग 3 to 4 टाइम ए डे, 3 से 4 टाइम, ठीक है, 3 to 4 टाइम ए डे, ओके। और रैपिंग हैंड्स इन सॉफ्ट कॉटन ग्लव्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन मैं आपको बताऊं, मेंटेनिंग हाई ह्यूमिडिफाई एनवायरनमेंट, तो आपको याद रखना है
एटोपिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे हाई ह्यूमिडिफाइड ना करके हम कौन सा मेंटेन करते हैं, लो ह्यूमिडिफाइड एनवायरनमेंट जो है वो हम मेंटेन करते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फ्यूरी और सॉफ्ट स्टफ्ड एनिमल जो है वो खिलौने के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी गलत है। आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको अवॉइड करना है, इन चीजों को अवॉइड करना है। फ्यूरी, सॉफ्ट स्टफ्ड जो एनिमल्स हैं इनको आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, ताकि इस बच्चे को क्या नहीं हो, एलर्जी ना हो। ठीक है, याद रखना है, इस बच्चे को अवॉइड करना है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं और इसको ऑलरेडी प्रॉब्लम एटोपिक डर्मेटाइटिस के, इसलिए आपको ये जो चीजें हैं, फ्यूरी, सॉफ्ट स्टफ्ड एनिमल्स, ये जो है वो खेलने के लिए यूज नहीं करना है, ये आपको अवॉइड करना है। क्लियर, इससे क्या है, एलर्जी नहीं होगी बच्चे को। शोवरिंग 3 to 4 टाइम्स ए डे, तो आपको याद रखना है अवॉइड करना होता है शोवर को। ठीक है, अवॉइड करना होता है शोवर को, ये बात भी आपको याद रखनी है। क्यों, क्योंकि अगर आप शोवर को अवॉइड करेंगे, तो अवॉइड नहीं करेंगे, तो याद रखना है ये इरिटेट करेगी किसको, डर्मेटाइटिस प्रॉब्लम, क्योंकि इस बच्चे को क्या है, डर्मेटाइटिस प्रॉब्लम है। इसलिए आपको डर्मेटाइटिस के इरिटेशन से प्रिवेंट करने के लिए शोवर को हमेशा क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ आप बात करा सकते हैं, आप बात करा सकते हैं 3 to 4 टाइम, 3 to 4 टाइम आप बात करा सकते हैं, लेकिन शॉवर आप नहीं करवाएं। रैपिंग हैंड इन सॉफ्ट कॉटन ग्लव्स, ये यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। आप बच्चे के हैंड में हमेशा सॉफ्ट कॉटन ग्लव्स आप यूज करें। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। क्यों यूज करते हैं अपन, ताकि बच्चे की स्किन जो है वो डैमेज ना हो, प्रिवेंट स्किन डैमेज, ये आपको याद रखना है। और स्किन डैमेज से बचाने के लिए आप सॉफ्ट कॉटन ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एटोपिक डर्मेटाइटिस है और ये बच्चा क्या करेगा, स्क्रैचिंग करेगा, इसको खुजली होगी, ये क्या करेगा, स्क्रैचिंग करेगा। स्क्रैचिंग करेगा तो जाहिर सी बात है, जब आप इसको सॉफ्ट कॉटन ग्लव्स दे देंगे तो उससे क्या है, स्किन का जो डैमेज है वो नहीं होगा। इसलिए आपको राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, डी रहेगा, याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से आ गया है। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, प्रायोरिटी नर्सिंग गोल है व्हेन वर्किंग ऑटिस्टिक चाइल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑटिस्टिक चाइल्ड के साथ आप प्रायोरिटी नर्सिंग गोल आपको बताना है जब आप उसके साथ वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी ऑटिस्टिक चाइल्ड का पेशेंट जो है वो बच्चा आपके पास है और आप उसके साथ एक्टिविटी कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं या उसको हैंडल कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी नर्सिंग गोल आपका क्या रहेगा। तो पहला ऑप्शन तो देखिए क्या है, स्टैब्लिश ट्रस्ट करना है आपको चाइल्ड के साथ, मेंटेन कम्युनिकेशन करना है फैमिली के साथ, प्रमोट करना है इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल एक्टिविटीज और मेंटेन करना है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो आप देखिए, अपन चलते हैं नीचे के ऑप्शन से, मैं आपको क्लियर करूं तो आपको याद रखना है ऑटिस्टिक चाइल्ड वाले जो बच्चे होते हैं इनके लिए न्यूट्रिशनल जो मेंटेनिंग है वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, प्रायोरिटी नर्सिंग गोल पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये तो जो है वो प्राइमरी आपका गोल नहीं होना चाहिए, प्राइमरी गोल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ऑटिस्टिक चाइल्ड की है, ना कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, इसलिए आपको याद रखना है ये आपका प्राइमरी गोल यहाँ पे नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे याद रखना है आपको, प्रमोट इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल एक्टिविटीज। अब ऑटिस्टिक ये बच्चा है, ऑटिस्टिक बच्चे कभी भी स्कूल एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये जो आपका सेंटेंस है वो क्या है, इनएप्रोप्रिएट है, याद रखना है आप। ऑटिस्टिक चाइल्ड वाले जो बच्चे होते हैं वो स्कूल एक्टिविटीज में यूं ही नहीं, मतलब प्रायोरिटी के बेस पे तो आपका ये एक्टिविटीज जो रहने वाली है वो इनअप्रोप्रिएट लेवल पे रहेगी, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे आके गलत है। यहाँ क्वेश्चन आपसे प्रायोरिटी का पूछ रहा है, आपको ऑटिस्टिक चाइल्ड के साथ प्रायोरिटी साइड करनी है, तो प्रायोरिटी में फिर देखिए मेंटेन कम्युनिकेशन विद द फैमिली। तो आप मुझे एक बात बताइए, फैमिली के साथ अगर आप कम्युनिकेशन को मेंटेन कर रहे हैं तो क्या इस बच्चे के जो केयर में कुछ इफेक्ट आने वाला है, नहीं आएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, नहीं आएगा। हाँ, ये बात सही है कि भाई फैमिली के साथ आप मेंटेन कर रहे हैं कम्युनिकेशंस को, लेकिन इससे कंपैरिजन में देखिए, कंपैरिजन टू इन सभी ऑप्शंस में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका रहता है टू स्टैब्लिश ट्रस्ट विद चाइल्ड। यानी आपको ऑटिस्टिक चाइल्ड के साथ आपको क्या डेवलप करना होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है, ये बात आपको, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है
जब भी आप किसी पेशेंट्स, कैसा भी पेशेंट्स हो, अगर आप उसको हैंडल करना चाहते हैं और उसको आप रिकवरी करना चाहेंगे तो उसके बारे में आपको सबसे पहले जानना होगा। ये तो बच्चा है तो ये तो बोल नहीं पाता, ऑटिस्टिक चाइल्ड वाले तो बच्चे वैसे ही वैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, बच्चे के साथ पहले क्या करना होता है, ट्रस्ट करना होता है। ट्रस्ट आप स्टेब्लिश करेंगे तब जाके ऑटिस्टिक चाइल्ड वाले जो बच्चे होते हैं वो आपसे क्या होंगे, कम्युनिकेट होंगे या फिर स्टैब्लिश होंगे, आपका ट्रस्ट स्टैब्लिश होगा। उसके बाद ही आपका वर्किंग पैटर्न जो है वो बेटर हो सकता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे पहला जो प्राइमरी गोल होता है ऑटिस्टिक चाइल्ड में वो यही होता है, ट्रस्ट को आपको क्या करना होता है, स्टैब्लिश करना होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहने वाला है, आपका ए रहेगा, ठीक है। बात करें जैसे ऑटिस्टिक चाइल्ड की, ठीक है, ऑटिस्टिक चाइल्ड की, ऑटिस्टिक चाइल्ड जो प्रॉब्लम होते हैं ये कैसे प्रॉब्लम होती है ये मैं आपको बताऊं। देखिए ऑटिस्टिक चाइल्ड जिस किसको बोलते हैं, ऑटिज्म जो प्रॉब्लम होती है ना वो होती है डेवलपमेंट डिले की, ठीक है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ये, ठीक है। ये आपको याद रखना है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसका कारण क्या है ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ब्रेन में डिफरेंसेस होने की वजह से ये चीजें देखने को मिलती है। इसके अलावा और कारण क्या हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जेनेटिक चेंजेस देखने को मिले तो हो सकता है, जेनेटिक चेंजेस है तो हो सकता है, मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है, अगर ओवर टाइम किसी मेडिसिन को आप यूज कर रहे हैं मदर तो भी हो सकता है, या फिर माल नरिश अगर है तो भी हो सकता है, ठीक है। माल नरिश अगर है तो भी हो सकता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री है तो भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री है तो भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलते हैं मैं आपको बताऊं, तो ये जो बच्चे होते हैं ये हाइपर एक्टिव होते हैं, पहली चीज तो आपको याद रखनी है, हाइपर एक्टिव होंगे या फिर स्लो एक्टिव होंगे, दोनों में से एक चीज देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये आई कॉन्टेक्ट कभी भी नहीं बनाते हैं, आई कॉन्टेक्ट ये कभी भी नहीं बनाते हैं। स्पीच इनका अनकम्युनिकेट होता है, स्पीच प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, आपको याद रखना है, स्पीच प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और अलोन प्लेइंग करते हैं, अलोन प्लेइंग आपको देखना, अकेले ही खेलते रहेंगे, ये बात आपको याद रखना, अलोन प्लेइंग रहेंगे, ठीक। फिर इसके बाद ये इग्नोर करते हैं डेंजर्स को, बहुत सारे साइन हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, इग्नोर डेंजर यानी डेंजर्स जो भी हैं उनको इग्नोर करते हैं। लेवल इसके कितने होते हैं, 3 होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, 3 लेवल में इसके साइन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस प्रकार ऑटिज्म होता है। तो ऐसे बच्चे आप सोचिए, ऐसे बच्चों के साथ आप किस तरह से स्कूल एक्टिविटीज कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, आप न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का पूरी कर सकते हो, क्योंकि ये तो प्रायोरिटी यहाँ पे है ही नहीं। सवाल क्या है सबसे पहले कि ऑटिस्टिक चाइल्ड के साथ आपको ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना है, इस्टेब्लिश होगा तब जाके आप उसके साथ आगे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ आपके पूरे 25 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर तो करना ही है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, ठीक है। अब आपके बात करते हैं अपन जो आपका टॉपिक बच गए थे उन पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए टॉपिक आपका जो था वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका पहले जो ब्रियान ट्रैक्शंस की मैं बात कर रहा था, तो ब्रियान ट्रैक्शन देख लेते हैं, ब्रियान ट्रैक्शन क्या होता है। देखिए ये आपका ब्रियान ट्रैक्शन है, ठीक है। अब ब्रियान ट्रैक्शन कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी मैं आपको बता रहा था। ब्रियान ट्रैक्शन में आप देखेंगे तो ये देखिए, ये देखिए यहाँ क्या है ब्रियान ट्रैक्शन में, ब्रियान ट्रैक्शन में आप देखिए ध्यान से, तो ब्रियान ट्रैक्शन में क्या कह रहा है, ये देखिए कैंडिडेट जो बच्चा है वो सीधा यहाँ पे लेटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हिप्स जो है इसके वो फ्लैक्स हो रहे हैं, ठीक है, हिप्स जो है फ्लैक्स हैं, और नी जो है वो एक्सटेंडेड है, और यहाँ पे ये ट्रैक्शन यूज किया गया है, और ये जो वेट है वो इस तरह से यहाँ पे डेंगलिंग किया गया है, ठीक है। यूजफुल ट्रीटमेंट फॉर फीमोरल साफ्ट फ्रैक्चर्स, फीमर की जो साफ्ट होती है वो फ्रैक्चर हो जाए, स्मॉल चाइल्ड और इन्फेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। और बक एक्सटेंशंस के साथ, या गैलोज, गैलोज मैंने आपको बता दिया था, गैलोज जो है वो बिलो 2 ईयर्स के लिए यूज किया जाता है। रेज मैट्रेस फॉर काउंटर ट्रैक्शंस के लिए मैट्रेस जो है वो रेज कर दिया गया है, देखिए काउंटर ट्रैक्शंस के लिए, और रेयरली यूज होता है ये, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, इसको बोलते हैं हम ब्रियांट ट्रैक्शन, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रियांट ट्रैक्शन, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बक एक्सटेंशन किसको, ये आपका देखिए बक एक्सटेंशन है, बक ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, ये कैसा है, स्किन ट्रैक्शन होता है। इसमें देखिए जैसे ये फ्रैक्चर है पार्ट, तो यहाँ पर ट्रैक्शन अप्लाई किया गया है, और वेट जो है वो इस सर्किल के द्वारा यहाँ नीचे की तरफ क्या कर दिया गया है, डेंगल कर दिया है, ये स्किन ट्रैक्शन होता है। ये एक ऐसा प्रकार का ट्रैक्चर है जो फ्रैक्चर्स को ट्रीट करने के लिए, रीअलाइन ब्रोकन बोन्स यानी जो टूट गई हड्डियां उनको रीअलाइन करने के लिए, करेक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्चर को, डिफॉर्मिटी को, या फिर नी इमोबलाइजेशन के लिए भी ये यूज किया जाता है, यानी ताकि जिससे नी जो घुटने हैं वो इमोबलाइज रहे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और देखिए इन्होंने कहा भी है
बक एक्सटेंशन जो है वो अप्लाइड किया जाता है टू द डिस्टल एंड। ये डिस्टल एंड होता है, जैसे ये फ्रैक्चर हो रखा है तो यहाँ पे डिस्टल एंड पे ऑफ ए फ्रैक्चर लोअर लिम जो फ्रैक्चर हुई है उसके डिस्टल पॉइंट पे यहाँ पे जो वेट है वो इस तरह से अप्लाई किया जाता है और ट्रैक्शन यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। क्लियर, इसको बोलते हैं हम बक ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ये देखिए, ये जो आपका ट्रैक्शन देख रहे हैं आप, ये है रूसेल ट्रैक्शन। ये कौन सा ट्रैक्शन है? रूसेल ट्रैक्शन। रूसेल ट्रैक्शन में देखिए ये क्लाइंट है, से लेटा हुआ है, ये जो है वो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज है। अब देखिए अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज में भी आपको याद रखना है, सिर्फ अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज जो है वो ऊपर है, बाकी जो नॉन अफेक्टेड है वो नीचे ही है। अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज में एक वेट लिफ्ट किया गया है आपका यहाँ पे सीधा, और यहाँ से फिर सीधा काउंटर यहाँ किया गया है, और देन यहाँ से बाद में फिर यहाँ पे वेट इसका लिफ्ट किया गया है। देखिए ये क्या कह रहा है, सिलिंग पोजिशन अंडर द नी, सस्पेंड डिस्टल थाई अबोव द बेड। जो डिस्टल थाई होती है वो अबोव द बेड है, ये बात आपको याद रखनी है। स्किन ट्रैक्शंस अप्लाइड किया गया है लोअर एक्सट्रीमिटीज में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो स्किन ट्रैक्शन अप्लाई किया गया है। पुल इन टू डायरेक्शन में होता है। सबसे पहले कैसी है, वर्टिकुलरी फ्रॉम द नी से कहाँ है, वर्टिकुलरली ऊपर की तरफ जा रही है, और स्लिंग और लॉन्गिट्यूडनली कहाँ से जा रही है, फुट प्लेट की तरफ, यहाँ से ऐसे जा रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ब्रूसल ट्रैक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है 90-90 ट्रैक्शंस। वो क्या होता है, ये आपका जो सामने आपको ट्रैक्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं 90 डिग्री ट्रैक्शन के नाम से, और ये एक प्रकार का स्केलेटन ट्रैक्शन है। कौन सा है? स्केलेटल ट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे ये फ्रैक्चर हो रखा है तो यहाँ पे एक स्लिंग जो है वो इसको इस तरह से बांधा हुआ है, और ये यहाँ से आगे जाके यहाँ होल्ड किया हुआ है, वेट के ये वेट दिखा हुआ है आपको, लिफ्ट हो रहा है। सेकंड, यहाँ से एक हॉरिजेंटली बांधा हुआ है, यहाँ पे इसके ट्रैक्शन अप्लाई करके, और ये ट्रैक्शन को सीधा ना लेके कहाँ जा रहे हैं, ये यू शेप में। देखो यहाँ पे यू शेप, इसीलिए आपको याद रखना है यू शेप ट्रैक्शंस जो होते हैं वो आपके 90-90 डिग्री ट्रैक्शंस होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पे यू शेप बन रही है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पे भी वेट लिफ्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ट्रैक्शंस होते हैं वो आपके कहलाएंगे रूसेल, ओ सॉरी, 90-90 डिग्री के ट्रैक्शंस। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो ये सारे ट्रैक्शंस जो आपके ऑप्शंस में थे वो सारे आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, सो आपकी आज की क्लास होती है पूरी कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास में काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। और टॉप 25 एमसीक्यू जो स्पेशल सीरीज इसका स्टार्ट करने का मेरा यही पर्पज़ था कि आप जो कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं, और जितने कैंडिडेट जो मेंबर हैं वाइट नर्सिंग एकेडमी के, या फिर जो सिर्फ देख रहे हैं अभी तक मेंबर नहीं बने हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी मेंबर बनिए। और देखिए सब्सक्राइब आप करेंगे चैनल को तो अच्छा लगेगा मुझे भी। और इसी प्रकार की सीरीज जो है वो मैं अपलोड करता रहूँगा डेली बेसिस पे। ठीक है, और आज के पार्ट में भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, जैसे ट्रैक्शंस वगैरह, साइकेट्रिक वगैरह है, और कुछ कम्युनिटीज़ के प्रॉब्लम्स हैं। ये सारे क्वेश्चंस, ऐसे कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे ना आप, तो आपके लिए आगे एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और मैं आपको बताऊं, प्रिपरेशंस हमेशा एग्जाम से पहले की जाती है, ना कि ऑन द स्पॉट आपकी एक प्रिपरेशन होती है। ठीक है, प्रॉब्लम यही होती है कि जैसे ही एग्जाम की डेट डिक्लेयर होती है और हम किताबें उठाने लगें तो वो आपका क्लियरेंस नहीं देता है, वो आपका सिलेक्शन नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, अगर ये थॉट लेके पढ़ेंगे तो ये आपकी मतलब क्या है, ये रिसेंट मेमोरी एक्यूमुलेशन है, बाकी जिसका कोई भी मतलब क्या है, औचित्य नहीं है। ठीक है, वो वहाँ जाके फिर मैशअप भी क्रिएट होने वाला है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अभी से तैयारी करने लग जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और देखिए जो कैंडिडेट जीएमईआरएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ईएसआईसी की कर रहे हैं, या फिर जीएसएसएसबी की कर रहे हैं, या जामनगर वाली कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट्स के लिए भी स्पेशली यही कह रहा हूँ मैं कि देखिए आपको ये पॉइंट ही नहीं होना चाहिए कि कौन सी वैकेंसी कब आ रही है। आपको पॉइंट ये होना चाहिए कि बस मुझे पढ़ना है डेली। अगर आप 1 2 3 4 घंटे पढ़ रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिट है। एग्जाम कभी भी है, आपकी प्रिपरेशन अगर पहले से है तो ही आप सिलेक्शन के लिए सोचें, अदरवाइज आप ना ही सोचे तो बेटर है। ठीक है, और मैं तो स्ट्रिक्टली आपको यही कह रहा हूँ कि आप डिसिप्लिन के साथ अगर अभी से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।